हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं, जो कि अपना फिजिक्स का लेक्चर है। और हम लोग इस मोटर पे आ चुके हैं, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का। उसे कंटिन्यू करेंगे, आवाज चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अपना कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को, और साइलेंट बना के रखिए और अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे मोटर। मोटर क्या होता है समझिएगा। आप इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्या पढ़ते, चुंबक पढ़ते थे चुंबक। चुंबक क्या होता है, नॉर्थ और साउथ होता है। आपको इसका पूरा प्रॉपर्टी मालूम है कि तुम्हारा हमेशा नॉर्थ से निकल के कहाँ जाता है, नॉर्थ में जाता है। और फिर अगर सेंटर से बात हो तो बीच की बात होती है, साउथ से नॉर्थ पे आता है। ये सबको याद है। और हमने ये भी देखा कि अगर चुंबक को मैं काट देता हूँ बीचों बीच से, तो ये फिर से एक नया चुंबक बन जाता है। यानी फिर से अगर मैं इसे काट दूँ इसको अलग से, तो क्या बनाएगा, ये नॉर्थ बनाएगा, ये साउथ बनाएगा। अरे नॉर्थ बना देगा, दूसरा क्या बना देगा, साउथ बना देगा। और हम ये भी जान चुके हैं कि अगर दोनों सेम जात का है, यानी ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये तुम्हारा नॉर्थ है और ये साउथ, अट्रैक्शन करेगा, यहाँ पर चिपकने की कोशिश करेगा। अलग अलग प्रजाति रहेगा, अलग अलग साइन होगा, तो आप सोचे चिपकने के लिए सोचेगा। लेकिन अगर सेम साइन आ जाएगा, तो जैसे मान लीजिए नॉर्थ है साउथ है, और हो जाएगा साउथ है क्या हो जाएगा नॉर्थ, तो बोलेगा भाई दूर जा, ऐसा बोलेगा दूर जा, मैं तेरे पास नहीं आने वाला। समझ में ना? इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। तो याद रखिए, सजातीय आवेश जो सजातीय मतलब जो भी रहेगा सेम जो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। और अलग अलग करेगा, डिफरेंट जिसे बोलते हैं विपरीत, वो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। यहाँ तक कंप्लीट है सबको। अब इसी के सिद्धांत पे हमने पढ़ा था फ्लाइंग का, मतलब राइट हैंड रूल पढ़े थे पहले। राइट हैंड रूल पढ़े थे ना जी। तो राइट हैंड रूल क्या बताता है, तो राइट हैंड रूल यही बताता है कि तुम्हारा अंगूठा है ना, अंगूठा तुम्हारी गति को दर्शाता है, यानी करंट की दिशा को दर्शाता है। और तुम्हारा ये क्या है, चारों उंगली वाला, इसे क्या दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। समझ में आता है चीज क्या? और मैंने यही पढ़ा था फ्लाइंग का बाएं हस्त नियम, पढ़े थे ना जी। इसमें क्या बताता है, ये वाला तर्जनी उंगली क्या बताता है, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बताता है। और तुम्हारा बीच वाला क्या बताता है, विद्युत धारा बताता है। और तुम्हारा ये अंगूठा क्या बताता है, बल को दर्शाता है, यानी गति को दर्शाता है। इतना पढ़े ना हम लोग। इसी के हिसाब से अपना मोटर बनेगा। अब मोटर को हम लोग चलाएंगे। कोई डाउट है तो किसी को? चलिए आप पहले मोटर देख लीजिए होता कैसा है। जिसे मैं इरेज करता हूँ, तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इससे हमारे कोई मतलब नहीं इससे। चलिए तो आप सबसे पहले देखिए इसको, आपको दिखा दे रहा क्या, कर दूं। अब दिख रहा है ना सबको, सबका मतलब सबको साफा दिख रहा है ना। देखिए ये क्या है, नॉर्थ साउथ है। आपको लग रहा होगा सर नॉर्थ है तो उधर साउथ होना चाहिए। बात क्लियर है क्या? क्लियर बात है क्या? आपको लग रहा होगा कि नॉर्थ अगर इधर तो साउथ इधर कैसे आ गया, सोचो, लग रहा होगा ऐसा जरूर। तो देखिए ये कैसा है, कौन सा चुंबक है, ये तुम्हारा नाल चुंबक है बाबू, इस टाइप का चुंबक है। घोड़े का नाल देखे हो, ऐसा चाल चुंबक है। यानी इधर नॉर्थ तो इधर क्या होगा, इसको मैं सीधा कर दूं, रबर जैसा बैंड हो जाए तो वही ना बन जाए फिर से, नॉर्थ और तो यहाँ डाउट क्लियर। सबसे पहले अगर किसी को डाउट होता तो इसी में होता है। इस यहाँ नॉर्थ है तो पीछे साउथ होगा, तो फिर साउथ होगा, फिर नॉर्थ होना चाहिए पीछे। लेकिन मैं बता दूं अलग अलग भी चुंबक हो सकता है और एक ही चुंबक भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? इस कंडीशन में तुम्हारा नॉर्थ और साउथ को दर्शा रहे हैं यहाँ पे। समझ में आता है जिसका? इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग कुंडली। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं बैरिंग। ठीक है, और इसमें क्या करंट फॉलो करवा रहे हैं, मैंने देखिए थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ। और देखिए क्या आपको दिख रहा है क्या, प्लस माइनस। प्लस क्या होता है, प्लस में बैटरी है, और बैटरी है तो इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं करंट, और इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। मतलब कुंजी होता है, धुरी है, घूमने वाला होता है। ये ब्रश लगा हुआ है, एक पुरुष बोलते हैं, तो क्या XY तार पे लगा हुआ है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसे क्या बोले, मतलब विविक्त बल, यानी कि P और Q है, अलग अलग पॉइंट है। V और ये क्या तुम्हारा Q है। यहाँ तुम्हारा बैरिंग बोल सकते हैं इसको आम भाषा में। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, घुमाने का काम कर रहा है। और तुम्हारा फोर्स लगेगा तो तुम्हारा डाइपोल बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी तुम्हारा देखिए ये ऊपर का फोर्स लगेगा और ये नीचे का फोर्स लगेगा, और ये आगे पीछे नहीं जा पाएगा, सिर्फ और सिर्फ चक्कर लगाएगा। तो ये ऊपर फोर्स लगेगा ना, और ये क्या नीचे लगेगा फोर्स, तो ऐसे घूमते रहेगा। कैसे पढ़ना है दिखाता हूँ मैं आपको। कोई पढ़ना होना नहीं है क्या, इतना सारा पढ़ना था आपको दिखा रहे। मान लीजिए कुंडली है, क्या है ये कुंडली। तो जैसे देखिए ऐसे अभी ऐसे है ना, ऐसे जी। और फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे घूमेगा। सुन में क्या, तो घूमने के प्रयोग हम लोग क्या बोलेंगे, कुंडली एक तरह से। इसी से मोटर का आविष्कार होता है। मोटर का इसी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, ताकि समझ में आ जाए आप लोग को। और ये डायग्राम समझ में आ गया ना, क्या होता है जी, ये चुंबक है, तुम्हारा कुंडली है, तुम्हारा बैरिंग है, तुम्हारा करंट फॉलो करवा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। तो देखिए यहाँ से क्या बताया जा रहा है, समझिएगा इसको।
हम लोग हर तरह मोटर का यूज करते हैं, हर जगह नहीं करते हैं क्या बताइए? हर जगह करते हैं, लगभग कहाँ कहाँ, तो घरों में भी करते हैं, बहुत जगह करते हैं, अरे बहुत तरह तरह का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। तो विद्युत मोटर किसे बोल सकते हैं? विद्युत मोटर, देखना विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है, घूर्णन माने घूमने वाला मशीन, युक्ति माने मशीन है, घूमने वाली युक्ति है जो जिसमें विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? यांत्रिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करता है कौन? तो विद्युत मोटर। जनरेटर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सुन लीजिए ध्यान से। विद्युत मोटर है तुम्हारा, विद्युत मोटर को किसमें कर रहा है? यांत्रिक में। मतलब जब हम मोटर चालू करते हैं, घर में जो मोटर लगा रहता है, चालू करते हैं ना जी, चालू करते तो बहुत स्पीड में घूमेगा, और घूमने से क्या होता है? नीचे का पानी ऊपर लेके आएगा, ये काम करता है वो। यही बात बता क्या? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरित करता है। यांत्रिक माने हवाएं वाला ऊर्जा, ठीक है। एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखे, रेफ्रिजरेटर, विद्युत मिश्रण का वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर आदि में किया जाता है। अब दोबारा समझिए इसका सारा एग्जाम्पल। मैंने बोला क्या क्या इसका उपयोग है। विद्युत मोटर का उपयोग बहुत तरह, विद्युत पंखा में, हम लोग पंखा चलाते हैं, इसमें करंट फॉलो करवाए, तो करंट फॉलो करवा दो, इसे क्या मतलब रुका हुआ है क्या? नहीं ना, ये यांत्रिक रूप में हवा देना ना हम लोग को, हवा देना यांत्रिक कहलाता है, समझा क्या? तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। और क्या देखिए, और देखिए रेफ्रिजरेटर, जिसे गर्म करते हैं, गर्म हवा देते हैं, जिसे हम लोग एसी बोल सकते हैं, बोलते हैं ना जी एसी। फिर क्या देंगे यहाँ पे? विद्युत मिश्रण, बहुत सारे मिश्रण विद्युत का उपकरणों का मिश्रों को, फिर क्या होता है? मिश्रों को या मशीनों बोल सकते हैं। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में तो घूमता है ना, कभी देखो वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़ा हम लोग डालते हैं, वो तुम्हारा उधर ब्लेड लगा साइड साइड में, ये तुम्हारा केंद्रीय बल पे काम करता है, ठीक है, एक साइड साइड घूमता है। अब इसी के बल पे मौत का कुआं, देखो मौत का कुआं, मौत के कुआं में व्यक्ति नहीं गिरता है, इसी के वजह से। वो देखियो कंचा होता है ना, कंचा, कंचा कटोरी में ऐसे घुमाया होगा, जब तक घुमाएगा जब तक ऊपर की ओर चलता रहेगा वो। ये देखियो कटोरा होता है, कटोरी जो भी है, कंचा डालता है अंटा, अब ऐसे घुमाइए तो हमेशा अंटा इसी में घूमता रहेगा ऐसे ऐसे, और रोक देंगे तो नीचे आ जाएगा। ये भी तुम्हारे इसी के सिद्धांत पे काम करता है, लेकिन वो मशीन नहीं है, मोटर नहीं है, समझ में आया क्या? वो अब केंद्रीय बल पे काम कर रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर में तो काम होता है हुआ। अगर MP3 जो गाना वाना बजता है ना लाउड स्पीकर वगैरह में, MP3 प्लेयरों में आदि में किया जाता है, किसका काम? विद्युत मोटर का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, किसी को डाउट होगा तो पूछ लिया कीजिए, ठीक है, किसी को ऊपर जाने मत देना। आगे देखिए बाबू, क्या आप जानते हैं कि विद्युत मोटर कैसे कार्य करता है? जानते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। काल ध्यान डाल लीजिए सबको। आपको ये दिख रहा होगा चित्र, क्या दिखाई दे रहा है वो चित्र? और छोटा कहते हो ताकि साफ समझ सके। एक बार चित्र को देख लीजिए सही से, ठीक है, उसके बाद बड़ा अच्छा कर देता हूँ। देखिए चित्र 13.15 में दिख रहा है क्या? 13.15, 13.15 ये देख लीजिए, अगर नहीं है तो आपको मालूम चल जाएगा। दिख रहा है क्या? देखिए यहाँ पे लिखा है 13.15, दिख गया? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला। चित्र 13.15 में दर्शाया गया है, उसके अनुसार विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली, विद्युत रोधी, देख रहा है विद्युत रोधी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? विद्युत रोधी तार की एक कुंडली ABCD होती है, क्या होती है? देखे ABCD, विद्युत रोधी एक ऐसे, ठीक है, मतलब करंट पास नहीं करने दे रहा होगा। यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहे। AB और CD, दिख रहा है क्या? AB और CD दोनों क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, और दो चुंबक के बीच में रखा जाता है, चाहे तो नाल चुंबक बोल लीजिए चाहे दो चुंबक बोल लीजिए, बात बराबर है, समझ में क्या? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ऐसे वाला चुंबक, चाहे ऐसे बोल दीजिए चाहे ऐसा वाला, दो को ले लीजिए ऐसे। ये तुम्हारा नॉर्थ में है, मतलब साउथ है तो पीछे क्या होना चाहिए इसका? नॉर्थ। अगर तुम्हारा नॉर्थ तो पीछे क्या होना चाहिए? साउथ, ऐसे, और इसके बीच में कुंडली लगा हुआ, यही लगा हुआ, ये वाला चुंबक है, चाहे तो बैक वाला कर दे चाहे ये वाला कर दे, दोनों बात बराबर है, ठीक है। चलिए इसने क्या बोला, अब कुंडली में यहाँ रखा हुआ था किसी जिसकी भुजा कितना देर का? इसका लंबवत होना चाहिए। AB और CD चुंबक क्षेत्र क्या होना चाहिए? दिशा के लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कुंडली के दो सिरे जिससे क्या बोलते विभक्त वलय के दो अर्ध भाग यानी P और Q से संयुक्त होता है। अब इस अर्ध भागों की भीतरी सतह विद्युतरोधी होती है तथा दूरी से जुड़ी होती है। ये देख रहे क्या? विभक्त वलय क्या रहता है? जुड़ा रहता है, तुम्हारा काम करता है घुमाने का, ठीक है ना, एक तरह से ऐसे घूमने में हेल्प करता है। और जब तुम्हारा विद्युत रोधी है तो करंट पास नहीं करने देगा ये, ठीक है, ये घुमाएगा सिर्फ। और देखिए आगे
यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विद्युत रोधी है, ये तो हो गया, होती है तथा धुरी जुड़ी रहती है। आगे देखते पी तथा क्यू के बाहरी चालक सिरे क्रमशः दो सिरे स्थिर चालक है जो ब्रूस पर एक तथा वाई से स्पर्श करती है। यहाँ पे ब्रूस लगा हुआ दिख रहा है क्या, ये ब्रूस एक तरह से, ठीक है, तो करंट फ्लो करवाने के लिए काम करता है। आगे भी लगा हुआ है, ये तुम्हारा एक्स और वाई दो बिंदु है। यहाँ ब्रश लगा हुआ किस लिए, करंट फॉलो करवा के हमें यहाँ पे करंट में दे दे। ये घूमेगा तो करंट बनेगा ना, और करंट बनेगा तो इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा क्या, देखिए यहाँ पे यहाँ चित्र 13.15 में देखा है, बैटरी से चालक पुरुष एक्स तथा पुरुष से एक्स से होते हुए विद्युत धारा कुंडली एबीसीडी में प्रवेश करती तथा चालक पुरुष वाई से होते हुए बैटरी में दूसरे टर्मिनल पर वापस भी आ जाती है। इसे हम तो समझिएगा, यहाँ से गया बाबू, इससे होते हुए गया इसके अंदर पहला ब्रूस और दूसरा ब्रूस से वापस आ गया इधर, आया कि नहीं आया, तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, मतलब वापस भी आ जाती है इसकी भुजा, मतलब वापस टर्मिनल पे आ जाती है। और ध्यान दीजिए कि कुंडली में विद्युत धारा इसकी भुजा ए बी में ए से बी की ओर तथा सी डी में सी से डी की ओर प्रवाहित होती है। ए बी तथा सी डी में विद्युत धारा की दिशा परस्पर विपरीत होती है। इसने क्या बोला, गौर से समझना इसको, इसने क्या बोला देखना गौर से। इसने बोला बाबू साफ साफ विद्युत धारा यहाँ पर था कहाँ, यानी उसकी भुजा यहाँ पे। ध्यान दीजिए कि कुंडली में विद्युत धारा, कुंडली में विद्युत धारा उसकी भुजा ए बी में दिख रहा है, ए बी में क्या बोल रहा है, ए बी में बी से, मतलब ए बी में ए से बी की ओर, ए से बी की ओर जा रहा है, दिख रहा है क्या, ए से बी की ओर नहीं जा रहा ऊपर की ओर। और फिर इसने क्या बोला, सी डी में सी से डी की ओर आ रहा है क्या, देख रहे हैं आ रहा है ना। और यहाँ पर दूसरा में क्या विपरीत है, विपरीत में उल्टा है, तो उल्टी दिशा होने के कारण क्या करेगा, आपस में नीचे फोर्स लगाएगा या ऊपर फोर्स लगाएगा, इसमें घूमेगा बस, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला इसने, यदि भुजा सीडी में सीडी की ओर प्रवाहित होती है, अतः ए बी तथा सीडी में विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर विपरीत होती है, परस्पर विपरीत होने उल्टी होती है, ठीक है। और क्या बोला यहाँ पे होती है चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ देखिएगा आगे देखिए क्या बोला यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ दिया, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारा वाई चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का वाह्यतम हस्त नियम यानी कि लेफ्ट हैंड रूल, समझना अंगूठा का लेफ्ट हैंड रूल का बात हो रहा है। चित्र 13.13 में अनुप्रयोग करने पर हम यह पाते हैं कि भुजा ये भी पर आरोपित बल इसे अधोमुखी धकेलती है, अधोमुखी मैंने ऊपर की ओर धकेलती है और नीचे की ओर धकेलती है, जबकि भुजा सीडी पर आरोपित बल इसे ऊपर मुखी सीडी पर ऊपर मुखी धकेलता है। इस प्रकार किसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली तथा ध्रुवी वामावर्तन घूमने कहलाता है। और इस तरीके से ऊपर फंस लगेगा नीचे फंस लगेगा, तो आगे पीछे तो नहीं बढ़ पा रहा ना, तो नहीं बढ़ पाने का तो तुम्हारा वापस घूम रहा है ऐसे, ठीक है, ये घूम रहा है। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब ब्रूस से होता हुआ यहाँ तक करना है, घूमने करता है। अब आधे घूमने में क्यू का संपर्क ब्रूस एक्स होकर पथ DCBA के अनुदिश प्रवाह करती है और से होता है एक लाइन छोड़िए, अच्छा एक लाइन छोड़िए क्या, एक्स होते हुए मतलब होता हुआ तथा पी का संपर्क पुरुष वाई से होता हुआ आधा कुंडली में विद्युत धारा उत्कृष्ट होकर पथ DCBA के अनुदिश प्रभावित होता है। कहने का मतलब एक्स से होते हुए कहाँ तक जा रहे, देखिए एक्स से होते हुए दिख रहा क्या, आ रहा वाई तक, और धीरे धीरे ऐसे प्रवाहित करेगा क्या, और बार क्या करेगा, एक तरह से घूमेगा, और घूमने से क्या बनाएगा, बिजली को निर्माण करेगा, ठीक है। चलिए मतलब मोटर है ही, तो आगे देखते हैं यहाँ पे अनुदिश कार्य करेगा ना। और आगे देखना इनका क्या, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को, वह मशीन, युक्ति मनी मशीन बोल सकते हैं, तो वह मशीन या वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है, मतलब उल्टी कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, दिक् परिवर्तन कहते हैं, मतलब उल्टा कर देता है, ठीक है। अब विद्युत मोटर में विभक्त वल्य दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। विद्युत मोटर में कौन करता है, तो विभक्त वल्य काम करता है, किसके लिए, तो दिक् माने दिशा परिवर्तन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाएं ए बी तथा सी डी पर आरोपित बलों की दिशा भी उत्क्रमित हो जाता है। और दोनों को मैं अगर मैं करंट चेंज कर दूंगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, तो करंट भी क्या हो जाएगा, आपस में चेंज हो जाएगा। और इस प्रकार कुंडली की भुजा ए बी को पहले आधामुखी धकेली गई थी, मतलब ऊपर की ओर, अब ऊपर मुखी, पहले आधोमुखी मैंने नीचे की ओर, फिर क्या देखा है, ऊपर मुखी ऊपर की ओर धकेली जाती है, तथा कुंडली की भुजा सीडी से जो पहले ऊपर मुखी धकेली गई अब वो अधोमुखी धकेली जाती है। अतः कुंडली तथा ध्रुवी उसी दिशा में अब तक आधा घूमन और पूरा कर लेता है, और प्रत्येक आधे घूमन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रम होने के कारण दोहराता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा ध्रुवी
का निरंतर घूमन होती रहती है। इसका मतलब समझिएगा, होती रहती है, समझिएगा इसका फिर से दोबारा से। इसने बोला ना, साफ साफ बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि देखिए जिस तरीके से फोर्स लगाया ना तो इधर की ओर धकेलेगा, अरे तो उधर ऊपर की ओर, अरे तुम्हारा अधोमुख की नीचे की ओर। अब ऐसे प्रक्रिया चलते रहेगा हमेशा, इसलिए क्या कहलाएगा, ये घूमन कहलाएगा, हमेशा घूमते रहेगा। समझ में आ गया? कोई मैं फोर्स लगाता हूँ तो भाई आगे क्यों जाता है, चाहे पीछे क्यों जाता है, समझ में आना? तो क्या देखो, हम लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, अगर मैं कोई सामान को खींच रहा हूँ ऊपर की ओर, तो वस्तु तो ये है, देखना गौर से, ये वस्तु लेकिन मैं खींच रहा हूँ ऊपर की ओर, विस्थापन कहाँ हो रहा है, विस्थापन हो रहा है आगे की ओर, तो बीच में थीटा हो रहा है क्या, डब्ल्यू बराबर क्या होता था, डब्ल्यू बराबर तुम्हारा क्या होता है, एफ इंटू डी, और फिर क्या होता था, कोस थीटा। अब कोस थीटा इसको डिपेंड करता था, ये होता था ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे तुम्हारा बोल रहा है जो कार्य है ना ऊपर क्यों ढकेल रहा है और नीचे क्यों ढकेल रहा है, तो कोस 90 का मान कितना होता है बताइए, कोस 90 का 0 ना होता है जी, हाँ, 0। तो कोस 90 का मान 0 होगा। अगर मैं लंबवत करूँ तो इस साइड में करूँ तो कोस 90 का मान कितना हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, अच्छा 0 का मान 1 हो जाएगा ना, ये तुम्हारे 0 पे चलता है। और साइन की बात करें तो साइन 90 पे आता है, ठीक है। तो उतना ब्रीफ में भी नहीं पढ़ना, छोड़िए, इधर समझ लेंगे बहुत है, वरना होना होता तो देता, एंगल भी देते हैं यहाँ पे, जैसे मैं अभी एंगल बता रहा था वो सब नहीं देता। चलिए आगे देखते हैं। ये समझ में आ रहा है कैसे कैसे यहाँ पे कुंडली जब ब्रश से होता है, कैसे मोटर बन गया जी, कैसे अपना काम कर रहे हैं जी, ठीक है। ये चुंबक की वजह से ऐसा कार्य कर रहा है और तुम्हारा बल घुमाने का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखना, आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या दिख रहा है, व्यवसायिक मोटर में, व्यवसायिक मैंने जो बिजनेस करते हैं ना हम लोग, उस मोटर में स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रेरण के प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए क्या बोला, व्यवसायिक मोटर जो हम लोग यूज करते हैं, स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट, विद्युत धारावाहिक कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक होती है, तो अधिक होती है, जितना फेरों की संख्या होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट फॉलो कराएगा, उतना स्पीड में क्या करेगा, घूमेगा। एग्जाम्पल के मोटर ले सकते हो, पंखा वाला, जितना फेरों की संख्या होता है ना उतना स्पीड में घूमता है। इसे पता है क्या, अगर मान लीजिए तुम्हारे कम स्पीड घूम रहा है, इसका मतलब फेरों की संख्या कम है, फेरों की संख्या मैंने ऐसे कॉइल नहीं होता बनाया हुआ, और फेरों की संख्या क्या तुम्हारा वहाँ पे कम बता रहा है। हाई क्वालिटी का मोटर देखिए होता है, बड़े बड़े मोटरों, उसमें क्या इतना मोटा मोटा तार होता है तांबा का, वो हाई क्वालिटी में ऐसे लपटा जाता है, तो जितना ज्यादा फेरों की संख्या उतना ज्यादा क्या करंट फॉलो करवाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, कुंडली नर्म लोहे कोड पर लपेटी जाती है। अब पूछेगा कुंडली पे क्या लपेटा, नर्म लोहे पे लपेटी जाती है, नर्म लोहा कोड, ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव बनाएगा यहाँ पे, ठीक है, लपेटी जाती है। अब नर्म लोहा कोड जिस पर कुंडली को लपटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर क्या कहलाता है, वो आर्मेचर कहलाता है। समझ में ना, तो आर्मेचर की परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। आर्मेचर किसे कहते हैं, दोबारा पढ़ लेता हूँ। कुंडली नर्म लोहे कोड पर लपटी जाती है, और वह नर्म लोहा कोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली को दोनों मिलाकर आर्मेचर कहलाता है। अब इससे मोटर की शक्ति में वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब शक्ति मतलब समझ में आ गया, जैसे मोटर मान लीजिए कोई मोटर है ना 10 मान लीजिए क्या 4 मंजिल तक पानी नहीं लेके जा सकते ऊपर की ओर, उसमें क्षमता नहीं है, फूक जाएगा वो, है ना। कोई 1 मंजिल तक भी नहीं लेके जा सकता क्योंकि उसमें क्वालिटी कम है। कोई बहुत दूर तक 10-20 मंजिल लेके जाता है मोटर का पानी, समझ में है ना, पाइप के द्वारा जाएगा, इतना उसमें क्षमता होती है, सारा क्षमता इसके डिपेंड कर रहा है आर्मेचर पर, कुंडली पर, फेरों की संख्या पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, किसी को डाउट है तो पूछ लिया कीजिए। अब आता है क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबक दिख रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि कोई भी प्रणाली सोलेनॉइड में यानी कि प्रणालिका के अंदर अगर मैं चुंबक को ऐसे पास लेके आता हूँ तो उसमें विक्षेपित होते हैं। मैं कल आपको प्रैक्टिकल दिखाया था, चुंबक ऐसे ला रहा था, विक्षेपित हो रहा था क्या, तो वहां पे बताया जाता है। देखिए इसके बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद ही कुछ पढ़ेंगे। चलिए आपको दिखाई दे रहा है क्या, फोटो दिख रहा है क्या, देखिए ये तुम्हारा क्या गैल्वेनोमीटर है, क्या ये नाप रहा है करंट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये तुम्हारा क्या है, सोलेनॉइड है यानी प्रणालिका है, ये तुम्हारा तार लिपटा हुआ है, कॉपर का तार है, लेकिन कैसा तार जो चिपकाने के बाद करंट पास न हो, ऊपर से प्लास्टिक की कवरिंग है, समझ में आ रहा है। इसके वजह से आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये तुम्हारा चुंबक है, क्या ये चुंबक यानी नॉर्थ और दूसरा क्या है तुम्हारा साउथ है। ये ऐसे जैसे पास लाता हूँ ना, जैसे पास, तो पास लाने के बाद इसमें विक्षेपण होती है, समझ में आ रहा क्या, जैसे मैं पास लाया तो इसमें क्या हो गया, विक्षेपण हुआ, हल्का सा ऐसे काटा हो गया, ऐसा था ना, अभी ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। इससे मालूम चलता है किसके अंदर जब मैं पास लाता तो करंट फ्लो होने लगता है, समझ में आया क्या। हालांकि इसमें करंट कुछ आ रहा है क्या मैंने बैटरी धो रहा है, इसमें नहीं धो रहा, लेकिन जैसे इसके अंदर मैं करंट इसमें डालूंगा तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं डालूंगा वैसे वैसे क्या होगा, ये यहाँ विक्षेपण करना शुरू हो जाएगा। इससे मालूम चलता है कि तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र और मतलब करंट में क्या क्या मतलब इसमें क्या डिफरेंस, यानी करंट हो रहा है,
जब ये प्रणाली के अंदर लाते हैं, प्रणाली के अंदर समझ में आ रहा है, देखिएगा ये पाइप है लोहा का, क्या है लोहा का पाइप, और लोहा का पाइप ऐसे तार से लपेट दीजिए पूरी अच्छी तरह से, और दोनों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दीजिए। जोड़ दिया क्या, एक चुंबक ला के यहाँ पे रखिए नॉर्थ और साउथ, कितना दूर ले जाएगा और पास लाइए, इसमें कुछ ना कुछ विक्षेपण होगा, इससे मालूम चलता है कि तुमने करंट उत्पन्न कर रहा है। समझ में आ रही है चीज क्या, थ्योरेटिकल है, समझने लायक है सब, इतना समझ में आया क्या। अब इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए क्या बताना चाह रहे हैं प्रेरक के बारे में, तो देखिएगा हमने यहाँ पढ़ा है कि जब कोई विद्युत धारावाही चालक, विद्युत धारावाही मतलब धारा करंट पास हो रहा है उसके अंदर, तो धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चुंबक क्षेत्र के क्या होना चाहिए, लंबवत हो, तो वह चालक एक बल का अनुभव करती है और इस बल के कारण वह चालक गति करने लगता है। अब हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करेंगे जिसमें कोई चालक किसी चुंबक क्षेत्र में गति कर रहा है, अथवा किसी स्थिति चालक से चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन हो रहा है। इस स्थिति में क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए इसने क्या बोला साफ साफ अक्षरों में, इसने बोला हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए दोबारा से हमने पढ़ा कि जब कोई विद्युत धारावाही जिसका करंट पास हो रहा है, ठीक है ना, विद्युत धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र के क्या होना चाहिए, इस प्रकार रखिए को लंबवत हो, 90 डिग्री होना चाहिए रखिए, और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चुंबक क्षेत्र की दिशा की ओर होना चाहिए। क्या बोले इसने, लंबवत होना चाहिए। देखो चुंबक क्षेत्र के लंबवत हो, जैसे मान लीजिए तुम्हारी क्या धारा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये लंबवत नहीं है क्या, देखो ऐसे लंबवत है क्या, तो ये लंबवत होना चाहिए आगे ना, और चालक एक बल का अनुभव करता है, तब ये चालक क्या कर रहा है, बल का अनुभव करता है। और ये नियम क्या कहलाता है, ये नियम कहलाता है फ्राइंग का लेफ्ट हैंड रूल, यानी बाएं हाथ का नियम। समझ में आता है चीज क्या, आगे देखते हैं कहाँ पर आता है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए इस बल के कारण क्या चालक एक गति करता है, तो हो गया। अब हम यहाँ ऐसी स्थिति में कल्पना करें कि जिसमें कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा हो, कोई चालक है ना चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, उधर से गति कर रहा है, या फिर किसी स्थिति मतलब स्थिर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की परिवर्तन हो रहा हो, कोई चालक उसके चारों ओर क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। दो तरह से कंडीशन लेके चलेंगे। इस स्थिति में क्या होगा, इसका सर्वप्रथम अध्ययन सन 1831 में माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था, माइकल फैराडे ने, इसलिए फैराडे का नियम बोलते हैं। माइकल फैराडे ने किया था। फैराडे की इस खोज ने कि किसी गतिशील चुंबक का उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, उससे मतलब वैज्ञानिक क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान की। और इस प्रभाव को अध्ययन करने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। फैराडे का नियम से हम लोग बोलते हैं फैराडे का नियम मतलब चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ न कुछ अंतर है, कुछ न डिफरेंट है। देखो विद्युत धारा अलग तो उत्पन्न हुआ था, चुंबक अलग उत्पन्न हुआ था, लेकिन दोनों को जोड़ के पढ़ना एक अलग उत्पन्न हो गया। समझे ना, तुम्हारा माइकल फैराडे ने किया था उत्पत्ति, ठीक है, 1831 ईस्वी में, इतना याद रखिएगा, डाटा है कुछ। अब आगे इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो कुछ एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका बाद लास्ट टॉपिक है ना, फिर मैं चैप्टर यहाँ पे कर खत्म हो गया। एक और है ना, मोटर है ना, चलिए देख लेते हैं। ये आपको देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो मैं पहले इससे पढ़ लेता हूँ क्या लिख रहा है, पहले यही पढ़ लेता हूँ। देखिए अनेक फेरों वाली तार की एक कुंडली लीजिए, ले लिया क्या, ये भी अनेक कुंडली, बहुत सारा कुंडली मतलब फेरा इसके अंदर ले लिया। फिर देखिएगा कुंडली के सिरों को किसी गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया क्या, जोड़ दिया, और दर्शाए अनुसार हमें संयुक्त कीजिए, जैसे बोल रहा है वैसे कर दिया। एक प्रबल क्षार चुंबक लीजिए तथा इसके उत्तर ध्रुव तथा कुंडली के सिरे की ओर ले। क्या आप गैल्वेनोमीटर के कोई सुई में परिवर्तन देखे हैं, कोई चुंबक लाइए और इसको पास लेके आइए, इसमें कोई विक्षेपण होता है, तो होता है। गैल्वेनोमीटर के सुई में विक्षेपण मतलब वच्छिक विक्षेपण होता है, वच्छिक में हल्का सा विक्षेपण होता है। अब मान लीजिए यह दाईं ओर या कुंडली ए बी में विद्युत धारा की उपस्थिति को संकेत देता है, जैसा कि चुंबक की गति समाप्त होती है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण शून्य हो जाता है, और तुम्हारे अंदर लाता है तो क्या होता है, इसमें आगे आता है करंट आता है, ठीक है, और जैसे जाएगा तो फिर वापस क्या जाएगा, हट जाएगा, शून्य हो जाएगा फिर से। समझ में आ रही है चीज क्या, आगे देखते हैं यहाँ पे फिर क्या बोल रहे हैं। अब चुंबक तो उत्तर ध्रुव, देखो क्या बोल रहे हैं, अब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाना चाहिए, और इस बार गैल्वेनोमीटर को सूर्य के बारे में और विक्षेपित होता है, जो यह दर्शाता है कि अब परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा पहले की विपरीत है। हमारे क्या हो रहा है, हमारे तुम्हारा चुंबक उल्टा मार करके देखिए, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों, इससे मालूम चलेगा इलेक्ट्रॉन है ना, विद्युत धारा की दिशा उल्टी में हो जाएगी। समझ में आ रहे थे क्या, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। समझ में आ रहा है जी सबको, कैसी खाली बोल रहे हो बताओ, आ रहे समझ में सबको,
आज मतलब क्लास खत्म होता है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, फोटो कॉपी करा लेंगे। और यहाँ देखिए क्या बोले, कुंडली के निकट देखिए किसी चुंबक को स्थिर अथवा अवस्था में इस प्रकार रखे कि चुंबक का उत्तर ध्रुव कुंडली के सिरे बी की ओर हो। और हम यह देखें कि जैसा कि कुंडली में चुंबक के उत्तर ध्रुव की ओर ले जाता है तो ग्लैमोमीटर की सुई दाईं ओर विक्षेपित होता है। इसी प्रकार जब कुंडली को उत्तर ध्रुव से दूर ले जाता है तो ग्लैमोमीटर की सुई बाईं ओर विक्षेपित होता है। तो जब कुंडली के चुंबक को हमेशा स्थिर रखा जाता है तो ग्लैमोमीटर विक्षेप शून्य हो जाता है। क्रियाकलाप को आप समझ सकते हैं। तो इसका अर्थ समझे पूरी पूरी क्या बोल रहे हैं आप, साफ साफ अक्षरों में क्या बोल रहे हैं। जिस तरीका से मैंने इसे चुंबक को अंदर लाया विक्षेपण हुआ, बाहर लग गया विक्षेपण हुआ, अब मैं रोक दिया तो विक्षेपण नहीं होगा, यानी शून्य हो जाएगा। क्या वहाँ पे तो ये आगे गति करने से न हो रहा है से, तो तुम्हारा विद्युत धारा को गति करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन की गति करने के कारण क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा की गति होने के कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आता है चीज क्या, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझ लीजिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। अब ये जानते हैं लेकिन क्या हो रहा है, आप यहाँ जांच कर सकते हैं कि यदि आप चुंबक के दक्षिण ध्रुव को, दक्षिण में नॉर्थ साउथ पोल की बात हो रहा है, दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के बीच सिरे की ओर गति करते हैं तो ग्लैमोमीटर में विक्षेपण पहली स्थिति जैसे इसमें उत्तर ध्रुव का उपयोग किया गया था विपरीत होगा, उसका नहीं होगा जी। देखिए अब मान लीजिए तुम्हारा चुंबक है, समझेगा इसको, ये तुम्हारा है, अगर तुम्हारा नॉर्थ है क्या साउथ है, तो नॉर्थ से करूंगा तो ये तुम्हारा ऐसे विक्षेपण होगा और साउथ इधर हमारा विक्षेपण होगा। तो यही क्या बोला कि उत्तर दिशा में जो विक्षेपण होता है उससे क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, है ना। अतः कुंडली तथा चुंबक दोनों स्थिर होता है, ग्लैमोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होता है। अतः इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट होता है कि कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है, जिसके कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहन उत्पन्न हो जाता है, प्रभावित होता है। और ये तुम्हारा इससे मालूम चलता है कि तुम्हारा रुका हुआ अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या बोलते चुंबक है तो उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन अगर उसे मूव करा रहे, गति करवा रहे, क्या करेगा तुझसे, ये तुम्हारा करंट फॉलो करवाएगा। आप पढ़े होंगे ग्राफी क्या बोलते हैं, क्या बोलते उससे, मतलब प्रोजेक्ट में आप बनाए होंगे इसको, फाइल के अंदर नहीं बनाया क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल के अंदर बनाया क्या बस चित्र को हमेशा बनाया कि नहीं बनाया, फाइल नहीं दिए हो, ये नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हर बार देता है वैसे, ग्लैमोमीटर है, मीटर देता है, मीटर वाला बनाया। देखिए समझिएगा यहाँ पे, ग्लैमोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति में संशोधित करता है, मतलब नापता है वो कितना आ रहा है। यदि इसमें प्रभावित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतित शून्य होगा, यानी पैमाने का मध्य पर रहता है। और यह हमने शून्य चिन्ह के या तो बाईं ओर अथवा दाईं ओर का विक्षेपण हो सकता है। यह विक्षेपण विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। आपको ये दिखा दे रहा क्या, देखिए जूम करते हैं उसको, आपको दिख रहा है क्या ये वाला पार्ट, बोलिए एकदम क्लीन दिख रहा है जी। ये दिख रहा है जीरो, आपको दिख रहा है जीरो, इसका मतलब यहाँ पे चुंबक स्थिर अवस्था में है, यानी क्या है पे रुका हुआ है, समझ में आ रहा है। और यहाँ देखिए इधर से इधर की ओर आएगा, समझ के बढ़ रहा है, मतलब घट रहा है एक तरह से, मतलब चुंबक दूसरी दिशा से चल रहा है, और इधर क्या होगा तो दूसरी दिशा से चल रहा है, दिशा विपरीत है, और यहाँ पे रहेगा तो शून्य रहेगा। समझ में आता है चीज क्या, पेपर में आता है ग्लैमोमीटर का कार्य बताइए क्या करता है वो। यह तुम्हारा माइकल फैराडे जिनका जीवनी लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनके बारे में नहीं पूछता कि माइकल फैराडे का जन्म कब हुआ, समझ में आ रहा है क्या, बस इतना ही आपको लग रहा है कि तो याद कर लीजिए माइकल फैराडे एक प्रायोगिक वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान थे, मतलब फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, समझ में आ रहा है क्या, पढ़ लीजिए, इनके बारे में कुछ खास नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इनका इमेज देख लीजिए कैसे लगते थे वो पहले अपने जमाने में, ठीक है, दिख रहा है क्या, वैसे थे बाबू माइकल फैराडे। देखिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। आइए अब हम क्रियाकलाप 13.8 करते हैं, करे क्या 8 कर चुके हैं, में कुछ परिवर्तन करते हैं और गतिमान चुंबक की बात हो रहे हैं। गतिमान चुंबकीय को एक ऐसी विद्युत धारावाही कुंडली से प्रभावित प्रतिस्थापित करते हैं जिसमें विद्युत धारा को परिणाम को परिवर्तन कर देता है, यानी विद्युत धारा में चेंज कर देगा, समझ में आएगा। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या चर्चा हो रहा है इसके बारे में, देखिएगा ये आपको दिख रहा है कुंडली, पहले से समझिए, ये आपको दिख रहा है कुंडली 1 है, क्या है तुम्हारा कुंडली 2 है, इसमें तुम्हारा करंट लगा हुआ है। जब इसके अंदर मैं ऐसे करंट करके फेरो लगाया तो मैंने करंट इसमें जोड़ा, तो मैं देखा कि क्या इसमें भी आ रहा है, विक्षेपण हो रहा है क्या, तो बस यस हो रहा है इसके अंदर भी, इसके अंदर भी कुंडली का मतलब जो करंट है ना वो फॉलो हो रहा है इसके अंदर ग्लैमोमीटर के अंदर, समझ में आ रहा है चीज क्या। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, और चित्र 13.4 इसके बारे में पढ़ते समझ में आ जाएगा। मोटर, फिर लास्ट टॉपिक है मोटर। चलिए देख लेते हैं इसको, ना परिवर्तन क्रियाकलाप करते हैं ना, एक्टिविटी करते हैं।
तो क्या बोल रहा है, तांबे के तार के 2 भी कुंडली लीजिए, ले लिया क्या, हाँ। दिख रहा होगा आपको, चलो ले लेते हैं। और दिन में फेरों की संख्या क्या होना चाहिए, काफी अधिक होना चाहिए, जैसे कि आपको दिख रहा है 50 और 100, पहले 50, दूसरे में क्या तुम्हारा 100, क्रमशः दे रखा है। फेरों की संख्या हो, अब इन कुंडलियों के चित्र 12/17 में 13/17 में दिखा रखा है। और इसके अनुसार किसी विद्युत रोधी खोखले बेलन पर, खोखला बेलन यानी पाइप की बात हो रही है, चढ़ाइए। अब आप मोटे कागज को भी खोखले बेलन पर, खोखले बेलन के रूप में लपेट कर यह कार्य कर सकते हैं। कागज में होता है ना, जैसे मैं बता दें इसको, अब इसको मैं लपेट देता हूँ, आप चाहे इसमें भी करंट फॉलो करवा सकते हैं। देखिए अब ऐसे लपेट दूंगा, इसमें तार लपेट दीजिए आप लोग, लपेट दिया और नीचे चेक कर दिया, हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, यही बता दे रहा है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो आप मोटे कागज को भी, मोटे कागज बोले तो ये कागज नहीं बात हो रही है, गत्ता जो तो कवरिंग ऊपर वाला गत्ता होता नहीं होता, कूट वगैरह, उसकी बात हो रही है, मोटे कागज। तो यहाँ मोटे कागज को भी खोखले बेलन के रूप में लेकर लपेट कर यह कार्य कर सकते हैं। कुंडली 1 में जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, इसमें क्या तुम्हारा कुंडली की संख्या ज्यादा है, ठीक है। और कुंडली 2 में क्या है, इसमें थोड़ा सा कम है। अगर आय अनुसार ग्लैमोमीटर में ये संयोजन कीजिए, दोनों के जोड़ दीजिए, जोड़ दिया क्या, फोटो को देखिए समझिए, दिख गया, अब जोड़ दिया गया। अब आगे चलते हैं, कुंजी को मतलब कुंजी को प्लग में लगाइए, कुंजी हो ना के को ग्लैमोमीटर का परीक्षण कीजिए, क्या इसकी सुई कोई विक्षेपण दर्शाती है। आप यह देखें कि ग्लैमोमीटर की सुई तुरंत ही एक दिशा में तीव्र गति से विक्षेपित हो जाती है, होकर उसी गति से शीघ्र वापस शून्य पर आ जाती है। यह कुंडली 2 में क्षणिक विद्युत धारा का उत्पन्न होना सूचक बताता है। देखिए आपको लग रहा होगा क्या है ये, देखिए ये पता है क्या है, जैसे मैंने इसका करंट पास करवाया तो इसके अंदर करंट पास हो गया, और जितना स्पीड से बंद किया वैसे ही यहाँ बंद हो गया। इससे मालूम चलता है कि ये तुम्हारा करंट फॉलो ये भी करवा रहा है। समझ में आ रहा क्या, सोचिए थोड़ा सा के लिए, अरे समझ में आ रहा क्या, ये तुम्हारा अलग अलग तार है फिर भी इसमें करंट फॉलो हो गया, सोचिए। तो तुम्हारा पास लाने से तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होता है। इस तरीके से तुम्हारा विद्युत धारा आवाजें करते, चिंगारी निकालती है, नहीं निकालती है क्या, चिड़चिड़ की आवाज, जब बहुत सारे हाई वोल्टेज में करंट जाता है तो वो अपने आसपास के एरिया को कर्बन करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मैंने बताया था कि गतिमान आवेश क्या बनाएगा, तो विद्युत धारा बनाएगा। अब विद्युत धारा जब गति करेगा तो क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। तो तार के अंदर तुम्हारा विद्युत धारा उत्पन्न कर रहा है तो क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाएगा जी, तो आसपास के एरिया खींच लेता है वो। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या हो रहा है, कुंडली 1 में विद्युत धारा परिवर्तन करने पर कुंडली 2 में विद्युत धारा प्रेरित होगी, अब होती भी है। आगे देखते हैं क्या है, बैटरी से कुंडली 1 दिख रहा है क्या, बैटरी से कुंडली 1 में जोड़ने के बाद जो वियोजित कीजिए, आप यह पाएंगे कि ऐसा करने पर कुंडली 2 में एक क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परंतु इसकी दिशा पहले से क्या होना चाहिए, क्या होता है, विपरीत होता है, उल्टी होती है। इस क्रियाकलाप में हम यह परीक्षण करते हैं कि जैसे ही कुंडली 1 में विद्युत धारा स्थापित होता है तो कुंडली 2 में संयोजन ग्लैमोमीटर कोई विक्षेपण नहीं दर्शाता है। अगर तुम्हारा कुंडली 1 में करंट पास नहीं हो रहा है तो कुंडली 2 में पास होगा क्या, नहीं होने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रश्न में यह निष्कर्ष निकलता है कि जब भी कभी कुंडली 1 में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में परिवर्तन होता है, तो परिमाण में परिवर्तन होता है तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, विद्युत धारा आरंभ अथवा समाप्त होती है, जब शुरू होता है तब शुरू होगा, तब क्या होगा, समाप्त होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कुंडली 2 में एक विभवांतर प्रेरित होता है, यानी पोटेंशियोमीटर से बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। आगे देखते हैं, कुंडली 1 को प्राथमिक कुंडली क्या बोलेंगे हम लोग, प्राथमिक कुंडली आता था, कुंडली 2 को क्या बोलेंगे, द्वितीय कुंडली हम लोग कहते हैं। जैसे ही प्रथम कुंडली में प्रभावित विद्युत धारा में परिवर्तन होता है तो इससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की परिवर्तन हो जाता है, मतलब जैसे पहला वाला हुआ था ना उत्पन्न, वैसे क्या हो गया था, दूसरा वाला उत्पन्न हो गया था। ठीक है, और आगे देखते हैं अब क्या हो जाता है, यहाँ पे होता है, अब इससे संबंध यहाँ तक हो जाता है ना, परिवर्तन हो जाता है, इस प्रकार परिवर्तन हो जाता है, इस प्रकार है ना। देखिए इस प्रकार द्वितीय कुंडली के चारों ओर की कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी परिवर्तन होता है, पता है, चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर की ओर उत्पन्न हो जाता है, परिवर्तन होता है। अतः द्वितीय कुंडली से संबंध चुंबक क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन ही उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने का कारण बनता है। और वैसे इफेक्ट होता है वही तुम्हारे से कारण बनता है विद्युत धारा उत्पन्न होने का। ठीक है, इससे ज्यादा डीप नहीं हो सकता क्लास, ये पूरी डीप है। अब इससे ज्यादा तो और नोट्स होगा और ओवर हो जाएगा, ऊपर घर पे जाकर पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, हर एक पॉइंट समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल तुम्हारा बर्मा चैप्टर से है, 13वां चैप्टर से तुम्हारा लॉजिकल पूछेगा, हर एक पॉइंट को ऑब्जेक्टिव बना देगा, तो याद अच्छा से करिएगा इसको। अब यहाँ देखने क्या बोल रहा है यहाँ पे,
उसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होता है और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो इसका परिभाषा आप 5 दे सकते हैं। तो इसका परिभाषा आप दे सकते हैं यहाँ से, द्वितीय कुंडली से, नहीं यहाँ से, पता से नहीं लेने हम लोग, वह प्रक्रम जिसमें जिसके द्वारा यहाँ से, ठीक है। देखो, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, आगे रखते हैं। व्यवहार में हम किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को मतलब या तो उसे, देखो विद्युत धारा समझ में आ रहा है क्या? इसे हम बोलते हैं करंट। यार है ना करंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। किसी को नहीं समझ में आ रहा विद्युत धारा क्या होता है, बार बार पूछते बोले जा रहे हैं, ये करंट ही होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि करंट किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पे। कभी आप लोग बोले हैं कि वोल्टेज बढ़ गया, करंट बढ़ गया? बोले हो क्या? चाहे करंट घट गया? हमेशा बोलते हैं वोल्टेज बढ़ गया चाहे वोल्टेज घट गया। अब वोल्टेज किस पे डिपेंड है तुम्हारा? करंट पे। यानी इस्तेमाल होता है करंट भी घट रहा है, करंट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे रखते हैं। अरे तुम्हारा या तो उसे आगे उसे किसी चुंबक क्षेत्र में गति कराया अथवा उसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके उत्पन्न कर सकता है। चाहे उसमें गति करवा दीजिए, चाहे चारों साइड से उत्पन्न हो उसमें करा दीजिए। अधिकांश परिस्थितियों में चुंबक क्षेत्र में कुंडली को गति कराकर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न कराना अधिक सुविधाजनक होता है। इसने क्या बोला? प्रेरित करके, यानी कि ऐसे जब पास ला के कराते ना, ऐसे चिपका के, इसे ज्यादा सुलभ होता है, अच्छा होता है कैसे। और देखिए आगे कहाँ पर रहता है? प्रेरित विद्युत जब बाहर उत्पन्न करता है, जब कुंडली, देखिए कुंडली समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जब कुंडली की गति की दिशा चुंबक क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होता है, यानी मैक्सिमम होता है। कब? पूछेगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बना के, चुंबक क्षेत्र की दिशा के कारण चाहिए लंबवत होगा, तभी क्या होगा? ये मैक्सिमम होगा। क्यों? कोस 90 का मान कितना होता है? 0। अगर कोस 0 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ तुम्हारा 90 होगा था जब अधिकतम होगा, इतना याद रखिएगा बस। अब इस स्थिति में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम एक सरल नियम का उपयोग कर सकते हैं। अब इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ के नियम, दाहिना पड़े नदी वाला लेफ्ट हैंड रूल, तो दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली, मध्य उंगली तथा अंगूठे के इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे को क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए, जैसे चित्र 13.18 में दिए गए थे। अभी दिखाइएगा, नीचे देखा हुआ दिख रहा क्या? देखो ये 2 बार पढ़ चुके हम लोग। दक्षिणी हाथ अंगूठा है ना, वो बायां तरफ दाहिनी का बायां वाला है ना, ये दाहिनी का दाहिनी हाथ नियम है। तो देखिए क्या बता रहे हैं, ये भी वही बता रहे हैं। देखिए ऊपर दिख रहा है क्या? एक गति बता रहा है, चालक की गति। फिर क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। बात तो एक ही है जी, दोनों तो एक ही ना है। देखिए अगर मैं लेफ्ट हैंड रूल बता दूं, ना सेम टू सेम, चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी उंगली, और तुम्हारा करंट ने बता रहा है। ये चाल इसे करंट ना बोले, क्या बोले इसको? चालक में प्रेरित विद्युत धारा बोलेंगे। कहने का मतलब करंट ही है, कहने का मतलब। ठीक है, बस यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? प्रेरित विद्युत धारा, और कुछ नहीं, बाकी सेम टू सेम है। ठीक है, आगे रखते हैं। कहाँ पर रहते हैं? है ना यहाँ ना, यदि तर्जनी उंगली है ना, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, तो यह अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्य चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। अब इससे सरल नियम से हम प्लेइंग का दाहिनी हस्त नियम कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल पेपर में बहुत आता है कि प्लेइंग का राइट हैंड रूल बताइए और लेफ्ट हैंड रूल बताइए। समझ में आया क्या? राइट मैंने दाहिनी और लेफ्ट मैंने बायां। ठीक है, बायां हस्त नियम, तो याद कर लीजिए इसको। और हम लोग चलते हैं लेफ्ट की ओर। समझ में आया क्या? देखो लेफ्ट हैंड रूल, ये तो राइट ना हो गया, तो राइट में इधर से आता है। अब गौर करिएगा, खाली ये प्रेरित विद्युत धारा है, और तुम्हारा लेफ्ट हैंड में ये बताता है, ये तुम्हारा करंट बताता है, तुम्हारा तर्जनी उंगली यानी चुंबक क्षेत्र बताता है। दोनों से बस धारा और प्रेरित विद्युत धारा में अंतर है, उसे समझ लीजिएगा बस। और यहाँ देखते हैं अब आता है विद्युत जनित, यही ना है जी। चलिए देखिएगा, देखिए आपको दिख रहा है क्या? वही कुंडली है जिसे अब ये क्या बना रहा है? विद्युत जनित बना रहा है, यानी जनरेटर बना रहा है। जनित मन क्या होता है? जनरेटर। तो जनरेटर का आविष्कार कैसे कर रहे हो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सामने, उसके बाद लास्ट ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। ठीक है, देखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित जिस प्रयोग का हम
अध्ययन मतलब हमने ऊपर अध्ययन किया है उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा का परिणाम प्राप्त है बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। सुनिएगा, इसमें विद्युत मोटर किस पे डिपेंड कर रहा है? तो आप बोलेगा कि यहाँ पे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर, इसी से तुम्हारा बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहाँ बोला? बहुत कम होता है। अब इस सिद्धांत का उपयोग करके और उपयोग घरों तथा उद्योग के लिए, उद्योग में कंपनियां होता है, उद्योग के लिए अत्यधिक परिणाम की विद्युत धारा उत्पन्न करने में भी किया जाता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घुमरी गति प्रदान करने में किया जाता है। ये घुमरी गति करता है, क्या करता है? ये घुमरी गति, जिससे क्या होगा? घुमाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगर घुमाएगा तो क्या उत्पन्न होगा? विद्युत धारा। क्या आप लोग पता है जब जनरेटर में तेल डालते हैं तो सिर्फ घुमाने का काम करता है और कुछ और काम नहीं करता हो। तुम अगर सोच रहे हो कि विद्युत धारा तेल से बनता है तो गलत है। वो सिर्फ घुमाता है, जितना ज्यादा घुमा सकता पहिया को घुमा दे, होता है ना जनरेटर में जी, घुमाने वाला नहीं होता ऐसे, वो इतना स्पीड में घुमाएगा ना, वही तुम्हारे करंट को दर्शाएगा। ठीक है, तुम चाहे तो हाथ से घुमा सकते हो, एकदम उतना घुमाने का स्पीड में घुमा देना, तुरंत थक जाओगे। ठीक है, और वो तुम्हारा क्या, और वो तुम्हारा वो काम करता है तेल, जितना वाइल होता है। और यहाँ देखिएगा, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ लेते हैं। देखिए ये भी क्या है? तुम्हारा कुंडली है, ये तुम्हारा वल्ले है, इसे क्या बोलेंगे? वल्ले। क्या है? R1 था, R2 होगा, दिख रहा है क्या? ये तुम्हारा ब्रश है, जिसे क्या बोलेंगे? B1 और B2 बोलेंगे, बोले BR B2 और B1 बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिएगा B1 और B2 जो बोल रखे हैं, यहाँ पे करंट जा रहा है, गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे नीचे की ओर। देखो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, साफ लीजिए। विद्युत जनित्र के सिद्धांत को दर्शाता है। विद्युत जनित्र के सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल क्या है उसको दर्शा रहा है यहाँ पे। समझ में आया क्या? अब इसके बारे में पढ़ते समझ में आ जाएगा। फिर पढ़ेंगे लास्ट में वायरिंग करने वाला। हम लोग घर में वायरिंग करते ना, वायरिंग करेंगे फिर घर में। चलिए देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, ये तो हो गया ना, यहाँ से पढ़ना था। देखिए इसे इरेज कर देता हूँ। क्या बोल रहा है? चित्र 13.19 में दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, दिख रहा है 13.19, चित्र 13.19। चित्र 13.19 में दर्शाए अनुसार विद्युत चरित्र में एक घूर्णी आयताकार कुंडली, जिसका नाम क्या है? ABCD। देख रहे क्या? ABC और D है। ABCD होती है, जिससे किसी स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच, स्थायी में रुका हुआ दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। अब इस कुंडली के दो बल्ले यानी R1 तथा R2, यानी बल्ले मैंने गोलाकार, जिसे बैरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, R1 और R2 को संयोजित करते हैं दो स्थिर चालक ब्रश से। B1 तथा B2 को पृथक रूप से क्रमशः बल्ले R1 तथा बल्ले R2 के पास दबा कर रखा जाता है। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा क्या? इसका बाद क्या है? ब्रश R1, ये क्या है? ब्रश R2। दिख रहा क्या? मतलब यहाँ पे अलग अलग है ना जी, लगा हुआ। आगे देखिएगा, दोनों बल्ले R तथा R1 तथा R2 भीतर से धुरी से जुड़े रहता है। भीतर से क्या होता है? धुरी से क्या होता है? आपस में जुड़ा हुआ रहता है। फिर क्या बोला यहाँ पे? चुंबक क्षेत्र के भीतरी स्थित कुंडली को घूर्ण गति देने के लिए इसकी धुरी को यांत्रिकी रूप से बाहर से घुमाया जा सकता है, और दोनों ब्रश के बाहरी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर में संयोजित होता है। जैसे दोनों को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर में क्या करते हैं? हम लोग जोड़ते हैं कौन सा करंट कितना जा रहा है, ठीक है, कितना स्पीड में घूम रहा है, इस सब इसमें अटैच करने के लिए हम बताया गया है। और देखिए नेक्स्ट, जब दो बल्ले से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली के भुजा ये भी ऊपर की ओर तथा CD नीचे की ओर हो, स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्या तुम्हारे चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है। मैंने बताया था ना, एक ऊपर जाएगा दूसरा क्या जाएगा? नीचे जाएगा, तब घूमेगा। वही काम यहाँ भी हो रहा है। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। तो कुंडली चुंबक क्षेत्र रेखाओं को काटती है, और मान लीजिए कि कुंडली ABCD को चित्र 13.19 में दर्शाई अवस्था में दक्षिणावृत्त घुमाया जाता है। दक्षिणावृत्त यानी कि लेफ्ट साइड घुमाया जाता है, ऐसे यानी ऐसे में। ठीक है, आगे दक्षिणावृत्त घुमाया जाता है। तब फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम लागू करने पर इसे भुजाओं में भी तथा CD दिशाओं के अनुदिश प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। किसके अनुसार? फ्लेमिंग का दाहिने हस्त का नियम। दिख रहा क्या? इन्हीं सामने क्या बोलेंगे? राइट हैंड रूल बोले ना जी। यहाँ पे राइट, दक्षिणी मैंने राइट, अब बाया मैंने लेफ्ट, इतना याद रखना। और इस प्रकार कुंडली में ABCD दिशा में प्रेरित विद्युत धारा प्रभावित होती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक हो तो प्रत्येक फेरों में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा परस्पर सक्रिय होकर कुंडली में एक शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण करती है।
यानी यार फेरों की संख्या अगर ज्यादा होगा ना तो ज्यादा एनर्जी देगा, और कम रहेगा तो क्या देगा, कम एनर्जी देगा। समझ में आ रही चीज क्या? आगे देखते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि बाह्यतम परिपथ में B2 से लेकर B1 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। B2 से लेकर B1 की दिशा, ये रहा B2, देख लीजिए। B2 से देखा क्या, B2 से B1 की दिशा की ओर प्रवाहित हो रहा है, इनमें से घूम के ना आ रहा है जी। हाँ। देखो ऐसे ना आ रहा है, जा रहा है क्या, यही तुम्हारा 10 आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए क्या, अर्ध घूर्णी, देख रहे क्या, अर्ध घूर्णी क्या होता है? आधा घूमेगा इधर CD AB वाला, और आधा घूमेगा CD वाला। देखिए एक पन्ना है, मान लीजिए ऐसा था, देखिए मान लीजिए तुम्हारा पन्ना है। अब गौर करना इसको, कैसे रहता है कुंडली, ये घुमाया ऐसे ले गया, और ये वाला इन्हें फोर्स लगा ऐसे हो गया, फिर ये ऊपर करा तो ऐसे हो गया, फिर ऐसे कर गया। इसी की वजह से हमेशा घूमते नजर आता है। ठीक है, ये फोर्स लगाने की वजह से होता है। और तुम्हारा चुंबक अगर देखिए कैसे, मान लीजिए तुम्हारा घूमने पंखा है या मोटर है, इनमें तार है एक तरह से, अब मैं 2 चुंबक यहाँ पे लाऊंगा तो आपस में क्या हो जाएगा, घूमना शुरू कर देगा। प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर के बाद देखना। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अर्ध घूमने के पश्चात भुजा CD ऊपर की ओर तथा भुजा AB नीचे की ओर जाने लगती है। फलस्वरूप इस दोनों भुजाओं में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है और BC/BA के अनुदिश नेट प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार अब बाह्यतम परिपथ में B1 से लेकर B से B2 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अतः प्रत्येक आधे वर्गन मतलब वर्ण के पश्चात क्रमशः रूप से इस भुजाओं के विद्युत धारा की ध्रुवता परिवर्तन होता रहता है। मतलब आधा घुमा ना तो पहले नहीं जाता, आपके में होगा, नीचे में होगा, फिर ऊपर में होगा, फिर कहाँ होगा, नीचे में होगा, ऐसी कंडीशन होते रहेगा। ठीक है, अब ऐसी विद्युत धारा जो कि समान काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं इसे, अल्टरनेट करंट बोलते हैं। इसके ग्राफ अगर मैं बात करूँ ग्राफ की, तो आप देख लीजिए ग्राफ कैसे बनेगा। ये तुम्हारा क्या है, साइन ग्राफ, देखो साइन ग्राफ, ये देखिएगा ऐसा बनता है। ये हमेशा अल्टरनेट करंट है बाबू, इसलिए बोलते हैं एसी का, एसी अल्टरनेट करंट। कभी भी हम लोग देखिए तो पलक होता है, पता ना पलक दी, उसे ना तार ऐसे में डाल दीजिए, ऐसे में डाल दीजिए, दोनों में करंट चलेगा, पता ना जी ऐसे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट करंट बोलते हैं। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बैटरी, अगर मान लीजिए बैटरी ऐसा है तो तुम सोच रहे हो कि एने से जोड़ दे, मैंने से जोड़ दे, जला दे, तो नहीं चलेगा, कोई एक साइड से जलेगा। समझ में आ गया? अरे यार समझ में क्या, ऐसे ये बैटरी है, बहुत सारा, ये तो सेल है, एक और बैटरी जोड़ता ना सेल होगा, मतलब एक और सेल तो ना बैटरी होगा, और हमेशा प्लस माइनस से जोड़ना पड़ेगा, उल्टा मैं जोड़ तो नहीं चलेगा ये। लेकिन अगर ये तार में अगर उल्टा मैं कर दोगे ऐसे प्लस डाल के तो भी क्या हो जाएगा, जलेगा। समझ में आ गया? तो इसी बोलते अल्टरनेट करेगा, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। ठीक है, चलिए इसका रेंज क्या होता है, तो -1 से लेकर +1 के बीच चलता है। -1 से +1 के बीच में से काम होता है, कोई फायदा नहीं है, उतना पढ़ना नहीं इसके बारे में, बस ये जानिए ऐसे क्या होता है। समझ में आ गया? चलिए पढ़ना होता है तो एनसीईआरटी खोल के देता कि लो पढ़ इसके बारे में। ठीक है, और जब पढ़ना नहीं तो क्या खोलेगा वो। लेकिन विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती विद्युत धारा जनित्र बोलते हैं, यानी क्या, एसी जनरेटर बोलते हैं, एसी जनरेटर। ठीक है, क्या एसी जनरेटर, जनित्र माने क्या होता है, जनरेटर कहते हैं। आगे देखिएगा, अब आता है डीसी। देखो डीसी धारा यानी अर्थात डीसी जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता हो और प्राप्त करने के लिए मतलब विभक्त वाले प्रकार के दीप परिवर्तन को उपयोग किया जा सकता है। अगर मैं आपको बोलूं इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो देख लीजिए, मतलब डीसी का ग्राफ है, तुम्हारा 100 होता है, क्या होता है, लेकिन ये बोला डायरेक्ट अपना चेंज नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो क्या करेगा, नहीं तो सीधा चलेगा, इसलिए बोलते डायरेक्ट करंट। अगर जनरेटर तुम्हारा करंट मार देना डीसी वाला जनरेटर, तो तुमको छोड़ेगा नहीं, वो उसको मौके नहीं मिलेगा ऊपर नीचे होने का। इस कंडीशन में तुम डायरेक्ट मारेगा तो गया, इसे बोलते हैं डीसी करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट बोलते हैं इसको, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। समझ में आता चीज क्या, प्राप्त करने के लिए विभक्त बल्ले प्रकार के दिक् परिवर्तन का उपयोग किया जाता है, दिक् परिवर्तन मतलब सूचक का। अब इस व्यवस्था के साथ एक ब्रश सदैव ही उस ब्रुश के संपर्क में रहता है जो चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गति करता है, जबकि दूसरी ब्रुश सदैव नीचे की ओर गति करने वाली होती है, क्या घूमेगा। अब भुजा के संपर्क में रहता है, भुजा मतलब जो साइड होता है कुंडली, ऐसा नहीं होता क्या यहाँ पे, उसे संपर्क में रहता है। अहम विविध बल्ले दिक् परिवर्तन की कार्य प्रणाली विद्युत मोटर के अध्ययन में देख चुके हैं। जैसे देखिए 13.15 में मोटर के बारे में पढ़े थे ना, वैसे बता रहे हैं।
और इस प्रकार इस व्यवस्था के साथ एक दिशिक विद्युत धारा उत्पन्न होता है। और इस प्रकार के जनित्र को हम लोग क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा जनित यानी डीसी जनरेटर कहते हैं। डीसी जनरेटर अलग होता है और डीसी जनरेटर अलग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है दिष्ट धारा। क्या होता है दिष्ट धारा? दिष्ट धारा में क्या होता है? दिष्ट धारा में डीसी करंट की बात हो रहा है, समझ में क्या? तो डीसी यानी डीसी तथा प्रतिवर्ती धारा के बीच यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में परिवर्तित होता है, मतलब जो डायरेक्ट करंट है ना उसी से चलेगा। समझ में चीज क्या? जबकि प्रतिवर्ती धारा एक निश्चित काल अंतराल में क्या होता है? अपना काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती रहती है। दोबारा समझेगा इसको। ये तुम्हारा बाबू तुम्हारा एक्स है, क्या तुम्हारे ये वाई है, ये हमेशा डीसी चल रहा है। क्या चल रहा है? डीसी। क्या चेंज हो रहा है? कुछ हो नहीं हो रहा है। अगर मैं बोलता हूँ एसी की बात, यहाँ देखिए तुम्हारा क्या है, ये मान लीजिए एसी है, तो ऐसे हुआ चेंज हुआ, देखो नीचे हो गया, पहले प्लस में फिर प्लस में फिर माइनस में फिर प्लस में फिर माइनस में, और ऐसे चलता रहता है। इसी को बोलते हैं साइन ग्राफ। साइन ग्राफ। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसी करंट का ग्राफ। समझ में आता चीज क्या? चलिए आगे देखते हैं इतना पॉइंट। आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है? आजकल जितने विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं उनमें से अधिकांश में प्रतिवर्ती विद्युत धारा का प्रयोग होता है। जितना भी आजकल यूज हो रहा है सब क्या हो रहा है? प्रतिवर्ती धारा यानी एसी करंट की बात हो रहा है ना। अब भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा का मान कितना होता है? 1/, हर मतलब धारा कितना है? हर 1/, कितना 100 सेकेंड के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। अर्थात इस प्रतिवर्ती धारा एसी की आवृत्ति कितना होना चाहिए? 50 हर्ट्ज होना चाहिए। ये 100 बोल रहा है लेकिन ये हर्ट्ज बोला, क्यों? आ जाओ देखते तो समझते हैं। यहाँ जुड़ के समझाता हूँ। देखिए इसने बोला 50, इसने बोला 100 बार अपना दिशा चेंज कर देता है, लेकिन आवृत्ति हर्ट्ज कितना बोला इसने? 50। इसका आप समझिएगा। ये एसी की बात हो रहा है बाबू, पढ़े होंगे 9th क्लास में। यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैम्डा। यहाँ बोलते हैं फ्रीक्वेंसी यानी आयाम बोलते हैं ना एक तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 1 हुआ। तो ये तो देखते दोनों हो गया, एक बार दोनों दिशा हो गया चेंज, तो 100 बार चेंज हुआ यानी कि 50 और हुआ। तो 50 हर्ट्ज इसका ऐसे मात्रा करो, मतलब 50 हर्ट्ज से। समझ में आता चीज क्या? समझ में 50 क्यों हुआ? घंटा नहीं मारेगा, समझेगा। 1/100 बार तो इसका फ्रीक्वेंसी हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे इसका दिशा को बदला हुआ है 100 बार। लेकिन आज क्या बोलते हैं? परिवर्तन मतलब आवृत्ति कितना बार हुआ? 50 हर्ट्ज। क्यों भाई? 2 के योग बन रहा है। समझ में आ रहा क्या? इसके वजह से ये तुम्हारा पॉजिटिव है, तुम्हारा क्या होता है? नेगेटिव। आप साउंड वाला चैप्टर में पढ़े होंगे, पढ़े थे साउंड वाला चैप्टर में जी। चाहे प्रकाश वाला में तो प्रकाश नहीं पढ़े, लेकिन साउंड में पढ़े होंगे, पढ़े थे साउंड वाला में। आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। यानी इस प्रतिवर्ती धारा यानी एसी की आवृत्ति कितना होना चाहिए? तो पूछेगा एसी की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, याद करना। और डीसी की तुलना में एसी का एक महत्वपूर्ण लाभ है कि विद्युत शक्ति के सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रतिष्ठित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? आप डीसी को बहुत लंबा दूरी तय नहीं करवा सकते, लेकिन एसी को लंबा दूरी तय करवा सकते हैं। हाँ कल बताया था ना एक तरह से कि डीसी को क्या करें? लंबा दूरी तय कर सकता है, सॉरी एसी को, और डीसी को नहीं करा सकते हम लोग। ठीक है, वो ऊर्जा को हार्स हो जाएगा। यहाँ पे 10 एम्पीयर भेजेंगे ना तो वहाँ दूर पहुंचेगा। समझ में क्या? तो यहाँ ऊर्जा का हार्स ना हो रहा है एक तरह से। और ये रहेगा ना जो एसी 10 बजे तो लगभग 9.99 पहुंचा देगा, ये ज्यादा अच्छा है। आगे देखते हैं। एक और चीज में तो लिखा नहीं, लेकिन मैं बताया था आप लोगों को। चलिए इसमें लिखा होगा शायद, नहीं लिखा होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमारा भारत में कितने हर्ट्ज था? हमारा भारत के अंदर ये तुम्हारा कितने हर्ट्ज आया था? 50 हर्ट्ज। लेकिन अमेरिका में कितने हर्ट्ज है? 60 हर्ट्ज। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। भारत के अंदर कितने हर्ट्ज हो रहे हैं यहाँ पे? 50 हर्ट्ज। अमेरिका में कितना होता है? 60। ये पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है वायरिंग करते हैं हम लोग। चलो वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। आ जाओ, वायरिंग करना था सबको जी, चलो कराना सिखाते हैं।
घर में जो वायरिंग होता है छत ढालने से पहले, आजकल जो छत ढलाता है ना तो पहले वायरिंग होता है। किसी घर में अगर छत ढला रहा है तो ये मत सोचे अंदर से काटी मरवा कर करेंगे, वो बेकार लगने लगता है। आजकल मॉडल ना हो गया जी पूरा एक तरह से। घर में तुमको पता चलेगा तार करने हैं, बस बटन सोचो लाइट जल गया, पता ना ऐसी तुम्हें पता नहीं करने से तार कनेक्शन है। ये ज्यादा स्मार्ट होता है। ये नहीं कि तार नहीं ऐसे बाउंड्री निकल के, पुराने जमाने में देखना बाउंड्री निकल के जाएगा साइड दीवारों से, ये सब खराब होता है। अब अच्छा नहीं लगता वो। तो देखिए कैसे वायरिंग होता है। हमारे पास 3 तरह का वायर होता है। कितने? 3 तरह का तार होता है। पहला मान लीजिए तुम्हारा रेड, फिर कैसे रहा जी ये रेड, मतलब रेड मैंने क्या होता है, मान लीजिए रेड होता है, रेड कलर होता है ना, फिर क्या होता है ब्लैक भी तो होता है, और क्या होता है ग्रीन होता है, मतलब हरा। व्हाइट कहाँ से हो गया जी? अरे लेकिन नॉर्मल यही ना है, हमारा पढ़ना यही है। ठीक है, देखिए इसमें कलरफुल दे रखा होगा, इसमें दिख रहा है आपको, दिख रहा है कलरफुल समझा रखा होगा यहाँ पे। एक रेड है, दूसरा क्या तुम्हारा ब्लैक, फिर ग्रीन। इसको समझिए, पहले जो मैं बता रहा था क्या हो रहा है, देखो मैं जो समझा तो समझिए। ये तुम्हारा रेड है, उससे क्या बोलेंगे पॉजिटिव तार, और इसे क्या बोलेंगे नेगेटिव तार। ये क्या है? ये न्यूट्रल, इन उदासीन है। क्या ये क्यों लगाया जाता है? क्या इसके बिना हमको काम नहीं होगा? बिल्कुल 100% होगा ना जी। देखिए 2 तार डालते नहीं जलता क्या बल्ब? 3 डालना जरूरी है, लेकिन 3 क्यों डालता है? ताकि शॉर्ट सर्किट कभी भी हो, कभी वो तो तार को न जला दे, वो शॉर्ट सर्किट सारा ग्रीन पे पहुंच जाए। किससे पहुंच जाएगा वो? अब ग्रीन तार तुम्हारा जमीन के अंदर जुड़ा हुआ रहता है, समझ में क्या? वो तुम्हारा डायरेक्ट करंट लेकर नीचे पहुंचा देगा। या फिर एमसीबी होता है ना, एमसीबी तो गिराते हैं हम लोग, वो तुम्हारा और ऑटोमेटिक गिर जाएगा, समझ में क्या? चाहे हाई वोल्टेज आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, सारा असर इस पे आ जाएगा। और तुम्हारा उससे कनेक्ट रहेगा तो गिर जाएगा। हमारे नहीं गिरा तो नहीं गिरा तो सारा उड़ा देगा, समझ में ना? सब कुछ उड़ा देगा। ये टीवी पंखा सब चल रहा था, सब खत्म, समझ में क्या? तो ये तुम्हारा इंडिकेट करता है, बोलता है नहीं लगाना, दुए को सही है। दुए को तुम्हारा पता क्या बोले, यही बना लेगा। कभी कभी तो हम लोग करंट लग जाता है, तो करंट लगने के बाद अगर 2 रहेगा तुमको बहुत मारेगा करंट, 3 को रहेगा ना तुमको करंट नहीं मारेगा। वो करंट तुम्हारा अपने अंदर से ना जाके उसके अंदर से पहुंच जाएगा, और वो तुम्हारा जमीन के अंदर पहुंचा देगा। ठीक है, इसलिए 3 वायरिंग का कनेक्शन बहुत जरूरी है। कभी भी देखिएगा शहरों में चाहे घरों में बिल्डिंग होती होता है नया वायरिंग, तो 3 कलर लेके चलता है वो समझाता है। और स्ट्रॉन्ग कलर मतलब स्ट्रॉन्ग वायर, ये नहीं कि लोकल लेके चल गया, समझ में? पतला रहेगा नहीं स्ट्रॉन्ग रहेगा वो। ठीक है, समझ में आया क्या? तो यहाँ बता रहे इसके बारे में, पहले पढ़ते हैं फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो यही पहले देख लेते तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखो ये क्या बोला, वो भू संपर्क तार है। क्या ये? इसमें तो भू संपर्क इसको बोला, इसे उदासीन बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हरा वालों क्या बोलते हैं, मतलब हरा वालों को बोल दिया अर्थिंग वाला तार है, ऐसे बोलते हैं उदासीन तार है। ब्लैक वालों को कोई दिक्कत नहीं, जैसे समझेगा। तार तो कुछ भी हो सकता है, कलर से क्या फर्क पड़ता है। ये तुम्हारा भू संपर्क तार क्या है? हरा वाला देखिए, हरा वाला ये भू संपर्क तार है। देखिए 3 पलक रहता है, देखिए वहाँ पे 3 पलक है, एक पेन लगा हुआ है। देखिए ऐसे नहीं रहता क्या? कभी भी तुम्हारा सोच रहा है ना अच्छा क्वालिटी का, तो 3 को देगा, है ना? तो ये तुम्हारा अर्थिंग लेता है, फ्यूज होने से बचा देगा, समझा क्या? उड़ने से बचाएगा। देखिए क्या बना है, ये तुम्हारा भू संपर्क है। देखिएगा भू संपर्क तार किस में जा रहा है, देख रहे क्या? ये वाला तार में, ये वाला में बॉक्स हुआ में, और इसमें भी जा रहा है, और इसमें भी जा रहा है। क्या दर्शाएगा? करंट कभी भी होगा तो जमीन के अंदर लेकर चल जाएगा। देखो लिखा है भू संपर्क, मतलब धरती के अंदर। यहाँ देखिए क्या विद्युत है, क्या विद्युतन विधुनम में, विधुनम में हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस वाला तार है, याद रखना इसे हिंदी में, बड़ा कठिन शब्द है विधुनम। ठीक है, ये पॉजिटिव तार है। देखिए तुम्हारा मेन यही होता है प्लग, देख रहे क्या? ये तुम्हारा स्विच होता है ऑन ऑफ। हमेशा घर में तार में लगाते हैं जी, आप सुना होगा तो ये ऑन ऑफ। देखिए इसमें से बल्ब जलना शुरू किया, इसमें से यहाँ कनेक्टेड हुआ, देख रहे क्या? अरे तुम्हारा क्या देखो, इसमें भी गया, इसमें भी गया, और इसमें भी गया, कंप्लीट। अगर घर में सप्लाई होता है कितना वोल्टेज होता है? 220 वोल्ट, 220। याद रखना इसके बारे में। अब यहाँ देखना, ये उदासीन तार है ब्लैक वाला, ये विद्युत प्रदर्शन बोर्ड का फ्यूज है। एक तरह से निकाल दे इसको, फ्यूज को, करंट फॉलो नहीं होने वाला। समझ में आता है? क्या आगे देखते हैं, ये क्या विद्युत मापी है, विद्युत के मापी यानी करंट को नापता है, भुक नहीं करता मोटरों में, उसका कर रहा है। ये क्या बोल रहा है? वितरण बॉक्स जिसमें से मुख्य स्विच एवं प्रयोग द्वारा परिपथ के लिए पृथक फ्यूज द्वारा जाता है, मतलब तुम्हारा मेन फेस है, इसी को बोलते हैं एमसी, बोल सकते हैं एमसीबी। ज्यादा इसमें ज्यादा आएगा गिर जाएगा, तो मैं नहीं आएगा तो नहीं गिरेगा। और देखिएगा यहाँ पे ये तो ना, दूसरा देखिएगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इस सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ में एक परिपथ का व्यापक रूप है, हमेशा ऐसी वायरिंग होता है हर जगह। ठीक है,
कहीं कहीं तो दुए को कर देता है, वो अलग बात है, लेकिन हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, अरे समझ में आ रहा क्या? चलिए आप पढ़ते इसके बारे में, और चैप्टर इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो देखिए सामने इधर देख क्या बोल रहा है यहाँ पे, हम अपने घरों में, घर की बात हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा क्या? तो पूछेगा सबसे पहले तो ये पूछेगा घर में मतलब कितने वायरिंग से होता है, 3 कलर का वायरिंग होता है, कितने वोल्टेज होता है, तो 220 वोल्टेज होता है। समझ में आ रहा है? ये मेन चीज है, यही तो पूछेगा। आगे देखिए, यकीन नहीं आता ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ना जी, सबको मालूम चल जाएगा कहाँ पे क्या चल रहा है। हम अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों पे करते हैं। तार इसमें से मेंस की मेन भी तार, मेंस भी कहते हैं ना मेंस तार, अरे मेन तार कहते हैं। आगे देखते हैं, मेन तार से प्राप्त करता है। ये मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों के सहारे घरों तक आते हैं। और इस आपूर्ति के तारों में एक तार को जिस पर प्राय लाल विद्युत रोधी आवरण होता है, मतलब लाल कलर का होता है। अब विद्युत क्या बोलते हैं उसे हम लोग, विद्युत नमस्कार, या फिर क्या बोलेंगे, धनात्मक तार बोलेंगे। ठीक है, कहते हैं अन्य तार को जिस पर काला आवरण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन तार या फिर ऋणात्मक तार बोलते हैं, मतलब नेगेटिव। काला की बात हो रहा है ना जी। ठीक है, आगे कहते हैं हमारे देश में इन दिनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। कितना वोल्ट का? 220। घर में लगे मीटर है ना, घर में लगे मीटर बोर्ड में ये तार मुख्य फ्यूज से होते हुए एक विद्युत मीटर में प्रवेश करता है और उन्हें मुख्य स्विच से होता हुआ घर के लाइनों द्वारा तारों के संयोजन किया जाता है। करते हैं ना जी हम लोग, मोटर से कनेक्ट हो गए हर सब जगह। तार पर एक पृथक परिपथ में विद्युत आपूर्ति कराते हैं। अब प्राय घरों में 2 पृथक परिपथ होता है, जैसे कि 5 एम्पीयर विद्युत पर धारा अनुमानित के लिए जिसका उपयोग क्या यहाँ पे माइनस में माइनस नहीं है, देखो 5 है ना, 15 एम्पीयर विद्युत धारा अनुमानित के लिए जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत संयंत्र में जैसे गीजर हो गया, आयु शीतलता कूलर होता है, कूलर इसी की बात हो रहा है, और एयर कूलर इसे बोल सकते हैं, आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, और दूसरा विद्युत परिपथ यानी 5 एम्पीयर विद्युत धारा यानी अनुमानता के लिए तो होता है, अनुमतान के लिए होता है, जिसमें बल्ब पंखे आदि चला जाते हैं। सुनेगा हमारे घरों के अंदर कितना वोल्टेज सप्लाई होता है, बोलेगा 220 वोल्ट। हमारे घर में कितना एम्पियर सप्लाई होता है, बोलेगा 15 एम्पियर और 5 एम्पियर। 15 एम्पियर के लिए तुम्हारे बड़े बड़े पंखे, बड़े बड़े गीजर, बड़े बड़े फ्रिज वगैरह चलाने के लिए काम होता है, लेकिन 5 एम्पियर क्या होता है, पंखा टीवी ये सब के लिए बल्ब। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या बोला, भू संपर्कता जिस पर प्राय हरा विद्युत आवरण होता है, हरा मैंने जो ग्रीन कलर का। ठीक है, घर के निकट भूमि के भीतर जमीन के अंदर बहुत गहराई पर स्थित धातु के प्लेट से संयुक्त होता है। अब इस तरह तार का उपयोग विशेषकर विद्युत स्त्री मोटर टोस्टर होना चाहिए, स्त्री टेस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरणों वाले विद्युत संधारित्र में सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। हरा लगाता है किस लिए, तो बड़े बड़े मशीन को बचाने के लिए, नहीं लगाएंगे तो उड़ जाएगा। समझ में आ रही है जिसका, तो पूरी कंडीशन यहाँ पे दर्शा रहे हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, धातु के आवरणों से है ना, धातु के आवरणों से संयोजन भूमि मतलब भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालक पथ प्रस्तुत करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि संधारित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर भी संधारित्र विभव भूमि के मतलब विभव के बाहर हो जाएगा। सुनिएगा, मतलब कोई क्षरण मैंने कहा हानि नुकसान। ठीक है, तो कोई नुकसान हो जाएगा एक तरह से, तो क्या बोल रहे हैं, धरती के अंदर चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। फलस्वरूप इस संधारित्र को उपयोग, संधारित्र में कोई मशीन वगैरह होता है, जनरेटर की बात कर सकते हैं, तो संधारित्र या फिर कैपेसिटर जिससे हम लोग बैटरी जमा कर सकते हैं, बैटरी में चार्ज कर सकते हैं, कुछ भी एक तरह से। संधारित्र को उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति की तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षा बचा सकता है। कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट हो गया तो उससे हम लोग क्या करते हैं, बचाने का काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है चीज क्या। और देखते हैं आगे, चित्र 13.20 में अभी जो देखा ना चित्र, उसी की बात हो रहा है। देखिए चित्र 13.20 में सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ में से किसी एक परिपथ का व्यापकता आरेख दर्शाया गया है, जो पढ़े थे ना, अरे पढ़े ना डायग्राम, उसके बारे में बताया गया। अब प्रत्येक विद्युत परिपथ में विद्युमन्य क्या होता है, फलस्तार।
ठीक है, तथा उदासीन माने नेगेटिव तार, उदासीन माने कुछ नहीं, माने हाँ नेगेटिव तार। उदासीन तारों के बीच विभिन्न विद्युत संधारित्रों को संयोजित किया जा सकता है। अब प्रत्येक संधारित्र का अपना पृथक ऑन ऑफ स्विच होता है ना जी, ऑन ऑफ करने वाला, ताकि इच्छा अनुसार इनमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा सके। अब मुझे गर्मी लग रहा है तो मैं लाइट क्यों जलाऊंगा, इसके लिए अलग से सूत्र रहेगा ना जी, पंखा वाला, तो पंखा जलाएंगे। मुझे अंधेरा है तो पंखा क्यों जलाऊंगा, लाइट जलाऊंगा। हमारे दोनों एक ही से कनेक्ट कर दिया तो परेशानियां हैं। मुझे भाई लाइट नहीं चाहिए, मुझे पंखा चाहिए, तो लाइट भी जल जाएगा, उसे अलग अलग कनेक्शन करना पड़ेगा। जैसे सीरीज में कर रखा हूँ, दोनों जलता है फिर से, एक बंद दोनों बंद, तो वैसा नहीं होना चाहिए कनेक्शन। समय वो सब शादी विवाह में होता है, एक बंद तो सब बंद, एक चालू सब चालू, वैसे नहीं होता है जी। तो शादी विवाह में ज्यादा चलता है, घरों में नहीं चलता ऐसा। अब आगे देखते हैं, विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथ का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। फ्यूज पता है कहाँ पे होता है, देखिएगा ये मान लीजिए बोर्ड है बाबू, यहाँ पे फ्यूज लग रहता है, यहाँ पे लाल कलर में जलता है ना जो, और फ्यूज होता है, उसको निकाल दीजिएगा ना तो करंट नहीं आएगा, ठीक है, करंट नहीं आ सकता। अभी डालेंगे तो आगे शुरू हो जाएगा, ठीक। चलिए फ्यूज को अगर मैं खोल के देखो तो ऐसा दिखता है आपको, ये फ्यूज ऐसा दिखता है, ये दो ऐसी तार है, तार से कनेक्ट रहता है। कभी कभी फ्यूज हो जाता है, फ्यूज का हमेशा पतला तार क्यों दिया जाता है, अगर ज्यादा हाई वोल्टेज है ना, ये तोड़ दे, जल जाए, है ना। अब मान लीजिए एकदम हाई वोल्टेज यहाँ पे दे दिया तो अब मोटा वाला तार रहेगा तो इसमें से करंट पास हो ही गया, और जब हो गया तो सबको पास करवा देगा फिर, ठीक है, सब फोड़ फाड़ देगा अंदर जाके, यही होगा। अब आगे देखते हैं, यानी कि इसका अनुभाग 12.7 में देखिएगा, दिखा रखा चित्र को, ठीक है। 12 चैप्टर में 7वां चैप्टर है, मतलब 12वां चैप्टर में 7वां नंबर चित्र देखिएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहे इसमें। हम विद्युत फ्यूज के सिद्धांत एवं कार्यविधि के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। अब विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा संधारित्र को अतिभारक के कारण होने वाली क्षति से बचाता है, क्षति माने नुकसान से बचाता है। और जब विद्युमन्य तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो जाता है, और यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधी क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा संधारित्र में कोई दोष होता हो। ये कब होता है बाबू, जब तुम्हारे मतलब बोर्ड में कोई शॉर्ट सर्किट होने का संभावना हो, कुछ तार मिस हो गया हो, शॉर्ट हो रहा हो, उसी कंडीशन में होगा, वरना थोड़ी ना होने वाला है, ठीक है। चाहे कुछ उपकरणों में कुछ फॉल्ट हो रखा है तब हो गया। आगे देखते हैं, कभी चार्जर देखिएगा, असली में तो नहीं, देखो करंट मारे चार्जर देखना, चार्जर दोनों जोड़ के और लगाना, उसका जो बत्ती होगा ना बुझ जाएगा। क्यों, शॉर्ट हो रहा है वहाँ पे, तो शॉर्ट होने का मतलब क्या, सही से नहीं जुड़ा हुआ है, समझ में आ क्या, और सही से फिर जोड़ेंगे तो फिर से वापस करंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। आगे देखते हैं, और ये बहुत सारे क्षति होने से बचाता है, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। कहाँ पर है हाँ ऐसे ही, चलिए आगे देखते हैं। देख क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा अक्सर मतलब अकस्मात बहुत अधिक हो जाता है। इससे लघुपथन मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, लघुपथनम करते हैं। अब विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ तथा विद्युत संधारित्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाता है। जो फ्यूज में होने वाला फ्यूज तापन फ्यूज को पिघला देता है, पिघला देता है एक तरह से, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। और टूटने के कारण क्या होता है, आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि से भी कभी कभी अतिभारण हो सकता है। और कभी कभी एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत संधारित्र को संयोजित करने से भी ये अभिक्षाणिक हो सकता है। मतलब समझिएगा, एक ही तार से मैंने टीवी जोड़ दिया, मैंने बल्ब जोड़ दिया, मैंने पंखा जोड़ दिया, मैंने क्या जोड़ दिया, फ्रिज जोड़ दिया, और शॉर्ट लगा तो शॉर्ट लगा कोई नहीं बचेगा, सब मरेगा। यानी कि सब क्या, टीवी उड़ गया, फ्यूज उड़ गया, सब उड़ गया। और इसीलिए तुम्हारे क्या फ्यूज लगाया था पतला वाला तार को, ताकि यहाँ पे जो होगा ना हल्का सा तापमान तो पिघल जाएगा तो बच जाएगा। तो अपना चैप्टर यहाँ पे क्लास होता है, मतलब समाप्त होता है, ठीक है। आप एक एक पॉइंट यहाँ पे दोबारा से देखिएगा, वीडियो को समझ में आएगा, ठीक है। और हर एक पॉइंट में यहाँ पे चर्चा किया गया है, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं जो चर्चा नहीं किया गया, ठीक है। अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर मान लीजिए कोई नोट से आपको चाहिए तो चलिए नोट से मतलब कनेक्ट करते हैं इसको, और बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोग को। और यहाँ तक वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप ही का चैनल है, आपकी मर्जी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और हम लोग क्या क्या पढ़े, इसे देखिए आपने क्या सीखा, हमने जो सीखा इसमें बताया हुआ हमने क्या क्या सीखा है। आप इसे पढ़िएगा अच्छी तरह से, हर एक पॉइंट को पढ़ना है।
कुछ भी पूछ सकते हैं पेपर के अंदर, कुछ भी। समझ में आएगा? अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझ में आएगा। और हम लोग चलते हैं, चलिए पीडीएफ के नोट से। इसमें एकदम शॉर्ट सर्किट है, यहाँ से पढ़ना था ना, MRI। चलिए यहाँ से पढ़ते, ज्यादा बेटर रहेगा। तो सब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो चलिए हम लोग अब नोट से करते हैं कंप्लीट इसको, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, बिल्कुल डीप में। हम लोग डीप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ऊपर ऊपर और भी लेते हैं, रिवीजन इसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मध्य चालक में प्रभावित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, जो कि अंगूठा चालक की गति को, देखिए मैं ऐसे समझा, तो पढ़ने से बिना ऐसे समझा। ये आपको अंगूठा दिख रहा है क्या? देखिए दिख गया, ये अंगूठा है। तो क्या अंगूठा दर्शा रहा है? तो चुंबकीय क्षेत्र है, तुम्हारा क्या विद्युत धारा को दर्शा रहा है, जो कि यहाँ दिखा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, बल और विद्युत धारा। इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड रूल फ्लाइंग का। हो गया कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। और आपको यहाँ रोचक वाली बात यहाँ पे ये चीज है, देखिएगा, मानव शरीर का हृदय व मस्तिष्क से महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। एनसीईआरटी तो नहीं बोला, लेकिन होता है, ठीक है ना? समझ में क्या? वो भूल जाओगे उसको। देखिए, मानव शरीर का हृदय, कभी भी तुम दिल से कह रहा हूँ, बात करते ना किसी कॉल से, तो कभी भी लेफ्ट हैंड से बात ना करे। कोई ऐसा बात आ गया तो तुमको शॉर्ट लग गया, तो दिल पे हार्ट अटैक आ जाएगा। समझ में आ गया? चीज कभी ऐसे बात करना, हेलो हेलो ऐसे बोलते ना, हेलो, तो उस कंडीशन में मत बात करिए। कोई ऐसा बात आ गई तो तुम्हारे दिल पे अटैक करेगा और तुम हार्ट अटैक से बीमारी हो जाओगे, ठीक है? ये देखिए क्या बोल रहा है, मानव शरीर का हृदय व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो कि कनेक्ट कर लेगा। कभी देखो, जो मोबाइल चलाने वाले व्यक्ति को कभी दिल नहीं लगता, अगर मोबाइल ना मिले उसको, तो क्यों? उसका दिल क्या कर रहा है, कनेक्टेड हो गया है मैग्नेटिक फील्ड से। वो बोलता है कि नहीं, मोबाइल चाहिए मुझे, मोबाइल चाहिए। अरे मोबाइल छोड़ना, कुछ भी चाहिए तो दिल से कनेक्ट हो जाता है, तुम्हारा छूटता नहीं हो, ठीक है? तो मोबाइल ज़्यादा यहाँ पे इफेक्टिव होता है। चाहे तुम्हारा टीवी देखने का मन है, होता है, हम लोग क्या करते हैं, रेटिना का फिर अरे क्या लगाते हैं, ऐप लोग लगाते हैं जी, मोबाइल के अंदर रेटिना लगाते हैं, फेस लॉक। और फेस लॉक होता है कि रेटिना लॉक होता है? हमको तो लगता है वो रेटिना लॉक ही होता है, ठीक है? रेटिना होता है ना तुम्हारा, उससे खुलेगा वो। तो ऐसे बंद रहा तो ना खुलता है। अब आँख अगर बंद करके ऐसा खोलो तो खुलेगा क्या? तो फेस लॉक तो नाम है, लेकिन है क्या? रेटिना लॉक है। आँख का तुम्हारा परितारिका खोलेगा। अरे यार समझ क्या, तो ऐसे करेगा या फिर ऐसे करेगा तो खुल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। MRI क्या होता है? MRI बहुत नाम सुना होगा, MRI बड़ा शरीर का MRI कराना है, सुना है क्या? देखिए क्या होता है, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। मतलब तुम्हारे शरीर का अंदर का जो इमेज है ना, इमेज फोटो, वो तुमको दिखाना होगा। कैसे? तो मैग्नेटिक के माध्यम से, चुंबकीय के माध्यम से। MRI इसी को बोलते हैं। सुना है MRI का फुल फॉर्म? जो बहुत बोलता है ना, MRI करवाए, MRI फुल फॉर्म पूछे उससे, तुम बताओ फुल फॉर्म उसको, MRI क्या होता है, समझा देना उसको, ठीक है? यहाँ देखना, चुंबकीय अनुवाद प्रतिबिंब का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों का प्रतिबिंब का प्राप्त किया जा सकता है। मेरे शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, कैसे मालूम चलेगा? क्या मतलब फाड़े के देखेगा तो ही सोचो। और डॉक्टर बोला कि पहले फाड़ो तब देखेंगे, तब जाके चेक कराना, ऐसा होगा जी? पहले तुम चेक कराओ, ये तुम्हारा MRI कराओ, ब्रेन हो जाता है तो ब्रेन का भी कराता ना एक तरह से, CT स्कैन ऐसे कुछ बोलता है ना एक तरह से, तो करवाता है। क्या कराता है उसके अंदर, देखता है कि ब्रेन में तुम्हारा कहाँ डैमेज है, वो चेक करता है, ये भी चेक होता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, ग्लैब्रोमीटर अभी पढ़े ना हम लोग, कुछ नहीं है, बस 2-2 लाइन का अक्षर है, देखिएगा। ऐसी युक्ति, मतलब एक ऐसी युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचक करता है, मतलब नापता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? और यह धारा की दिशा को भी संसूचित करता है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लैब्रोमीटर बोलते हैं। बात सिंपल, अभी ना पढ़े, आगे देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? वही जो चुंबक को पास लाने वाला, दिख रहा है क्या? देखना, जब किसी चालक को प्रतिवर्ती चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, और यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है, तथा यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कहलाती है। मतलब इस घटना क्या कहते हैं? विद्युत परिघटना, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है वाला, पैनाल का वाला नहीं बताते ऐसे ऐसे करने पे, वही वाला है। चलिए आगे देखते हैं। जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है तो क्या ग्लैब्रोमीटर में क्षणिक विक्षेपण होता है, हल्का सा विद्युत उत्पन्न होता है, विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। देखो करण इधर से, और देखिए, जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थित अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेपण नहीं करता है। नीचे मतलब एकदम भीरू रखा हुआ, एकदम कुछ नहीं, आराम से साइलेंट, ऐसे चुपचाप। उस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई फायदा इसको नहीं होने वाला है। समझ में आएगा चीज क्या? आगे देखते हैं, मतलब वो करंट नहीं उत्पन्न होगा। जब चुंबक को दूर ले जाता है तो ग्लैब्रोमीटर में विक्षेपण मतलब क्षणिक विक्षेपण होता है, लेकिन परंतु पहले से क्या होता है? विपरीत, तो विपरीत दिशा में होती है, ठीक है ना? पढ़ते
चलिए आगे देखते हैं। ये देखो कुंडली, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, दिख रहा है क्या? ये प्राथमिक कुंडली से क्या बोलेंगे? द्वितीय कुंडली। इसका अंतर समझिए। प्राथमिक कुंडली स्विच ऑन किया जाता है, स्थायी विद्युत धारा इसी में रहता है, और स्विच ऑफ किया जाता है इसके अंदर। इसमें देखिए गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपन होता है। देखो समझेगा, इसमें जब ऑन करूंगा ना तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपन हो जाएगा। जब ऑफ करूंगा ना तो स्थायी रहेगा, रुका हुआ रहेगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर बोला कि स्विच ऑन कर दूंगा ना तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपन, परंतु क्या क्या तो बोलते हैं? क्या बोला यहाँ पे? स्विच ऑफ किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप, परंतु पहले से कहना चाहिए, सही तो बोल रहा हूँ। तो विक्षेप होता है इधर हल्का सा, ठीक है, इन्हें उल्टी दिशा में, अरे होता ना सुई से उल्टी दिशा में होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्या लाइन का दाहिने हाथ करिए, दिखाई दे रहा क्या? देखो आपने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्य तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे क्या होना चाहिए? लंबवत हो। यदि तर्जनी उंगली क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तथा अंगूठा क्या दर्शाता है? तो दिशा, क्या दिशा? गति की दिशा। और संकेत करता है मध्य उंगली क्या करता है? तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। ये नहीं बता रहा जी, ये ना थोड़ा पहले पढ़े हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। आप देख रहे होंगे इसके बारे में, ये क्या बोला? जनित्र। यह नियम है, इसी नियम पे जनित्र पर जनरेटर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या क्या है? देखिएगा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए काम में आता है। पहली बात, प्रतिवर्ती धारा क्या है? जो विद्युत धारा समान समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में क्या करता हो? परिवर्तित करता हो, उसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेट करंट बोलते हैं। ये लीजिए, ऐसा बता देना बाबू। आगे देखिएगा, अरे क्या बोला यहाँ पे? भारत में विद्युत धारा की हर कितना 1/100 सेकंड बाद अपनी दिशा को क्या करता है? बदलते रहता है। अब इसलिए क्या बोलेंगे इसको? 1/50 सेकंड लगता है, यानी कि 50 हर्ट्ज का प्रयोग होगा। समझ में आया चीज क्या? अरे 1 और 100 कितना होगा? 50 हो जाती, तो 50 होगा कितना होगा? 50 हर्ट्ज होगा। 100 बार दिशा को बदलेगा। देखिए लिखा ले आवृत्ति का, तो 1/समय अंतराल है, 1/समय अंतराल होगा 50, तो ऊपर जाए तो क्या होगा? 50 हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या? 1/1/50, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, 50 गुना 1/1 यानी 50 है ना, होगा 50 हर्ट्ज हो गया। और देखिए यहाँ पे लाभ क्या है इसका? तो देखिए लाभ, प्रतिवर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेरित किया जा सकता है। मतलब लंबे समय तक इसको क्या कर सकते हैं? लंबे दूरी तय करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डीसी क्या है? किसी धारा को संचित कर सकते हैं। अच्छा, हानि भी है ना। प्रतिवर्ती धारा को संचित नहीं किया सकता, मतलब इसे स्टोर करके नहीं रख सकते। जो स्टोर करके रखते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डीसी बोलते हैं। ऐसे बैटरी के अंदर क्या होता है? डीसी होता है। क्या बोला इसने? कभी भी इस अल्टरनेट करंट को हम स्टोर करके नहीं रख सकते। बैटरी में रखते हैं ना ऊर्जा, वो स्टोर नहीं होता, वो तो डीसी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और दिशा धारा क्या होता है? जो विद्युत धारा अपनी दिशा के परिवर्तन नहीं करता हूँ, सीधा चलेगा ना जी, और इसे दिशा धारा कहलाता है। और दिशा धारा हमेशा संचित कर सकते हैं, इसे हमेशा क्या करते हैं? रख सकते हैं, जैसे बैटरी के अंदर बताया ना अभी। आगे देखते हैं। सुदूर स्थान और है क्या? देखो, दिष्ट धारा को संचित कर सकते हो गए ना, चलो बता देना, संचित कर सकते हैं मतलब सेव, बैटरी सेव कर सकते हैं। जैसे हम लोग चार्ज करते हैं ना बैटरी के अंदर, तो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे रखते हैं। सुदूर स्थान पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय ज्यादा होता है, किसका? डीसी का। और स्रोत का सेल, बैटरी संग्रहण सेल लीजिए, चाहे बैटरी लीजिए, चाहे बहुत सारी संग्रह कर दीजिए सेलों का, तो बैटरी निकल आएगा जी। चलिए आगे देखते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ, आवाज आओ, वायरिंग पे आते हैं हम लोग। घरेलू विद्युत परिपथ यानी घर में क्या कर रहे हैं हम लोग? बिजली को परिपथ कर रहे हैं, सही सेट कर रहे हैं। 3 प्रकार की तारें प्रयोग की जाती है। कितने प्रकार की? 3। पहला विद्युन्मय तार, यानी हम लोग क्या बोलेंगे? धनात्मक तार, यानी पॉजिटिव वाला, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लाल होगा। कैसे होगा वो? तो लाल विद्युत रोधी द्वारा आवरण में कवर से ढका रहता है, यानी लाल तार। उदासीन तार यानी कि ऋणात्मक, कैसा? तो काला, यानी काला रोधी तार से, मतलब तार से। संपर्क तार यानी भू संबंध अर्थिंग, हरा विद्युत अवरोधी तार। ठीक है, विद्युत अवरोधी यानी हरा कलर में डाला रहता है कैसे। अब देखिए भारत में, तब भारत में विद्युत यानी प्लस वाला तार, प्लस तार तथा उदासीन तार नेगेटिव तार के बीच कितना वोल्टेज होता है? 220 होता है। इसका विभवांतर होता है। और खंबा, मुख्य आपूर्ति, फ्यूज,
विद्युत धारा देखो कैसे कैसे स्टेज बता रखे हैं यहाँ पे। हमारे घरों में कैसे 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 आता है देखिए, खंबा जो तार होता है खंबा का, वहाँ सप्लाई होगा, कहाँ जाएगा, मुख्य आपूर्ति में जाएगा, हमारे घरों के अंदर सप्लाई होगा। फिर क्या फ्यूज में जाएगा, फिर जाएगा विद्युत विद्युत माप के मीटर में जाएगा, कितना सप्लाई हो रहा आता है ना दिन आपके। फिर क्या वितरण बॉक्स में जाएगा, बॉक्स में जाएगा जहाँ फैलाव होगा सब जगह, पंखा टीवी वगैरह वगैरह सब जगह। फिर उसके बाद पृथक परिपथ में जाएगा, अलग अलग परिपथ, पंखा का अलग है, टीवी का अलग है, कुछ का भी अलग है। आगे देखते हैं। फिर इसी को तुम्हारा तार है, अभी देखिए ये बताई दिया आप लोग को, भू संपर्क तार है, विद्युतीय तार है, तुम्हारे उदासीन तार है, दिख रहा होगा आप सबको, ये बता दिया गया है। अब आते हैं भू संपर्क तार का काम बताइए। देखिए, यदि संधारित्र के धात्विक आचरण से, यानी प्लस वाला सॉरी धातु है, धातु आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो यह हमें भू संपर्क होता है, यानी नीचे वाला। अब विद्युत आघात से बचाता है। क्या बताता है ये विद्युत आघात, मतलब जो शॉर्ट सर्किट होता है उसे क्या करता है, से बचाता है। यह धारा के क्षण के समय आप प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। धारा का क्षण होगा ना क्षति, तो तुरंत रोक देगा, इसको प्रतिरोध कर देगा, प्रदान कर देगा। और देखिए क्या बोल रहे हैं, लघु पथ यानी शॉर्ट सर्किट, क्या बोले इसको, शॉर्ट सर्किट होता है ना, करंट लग जाता है। जब अक्षमिक्ति विद्युत मतलब प्लस वाला तार उदासीन नेगेटिव वाला तार के सीधे संपर्क में आता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट हो जाता है। तो होता क्या, देखिए ये माइनस है क्या तुम्हारा, प्लस है क्या तुम्हारा माइनस, अगर टकरा गया तो फ्यूज में होगा क्या, ये दोनों तार जो दोनों तार ऐसे कर दीजिए, शॉर्ट रह जाएगा। तो ये बोल रहा है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट यानी क्या, लघु पथन, क्या बोले इसको, लघु पथन। चलिए आगे देखते हैं। परिपथ में प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम हो जाता है और अतिभारक हो जाता है, मतलब फ्यूज होने के लायक हो जाता है। अतिभारक क्या होता है, जब विद्युत तार की क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा खींचा जाता है तो यह विधारण कहलाता है। मान लीजिए मैं जो तार है, तार तो देखिए वो नॉर्मल तार होता है जी, इसके अंदर अगर मैं बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज करंट सप्लाई कर दूंगा तो ये गल जाएगा ना जी, तो यही बता रहे हैं तो ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने में क्या होता है, इतना खराब हो जाता है। अब आते क्या कारण क्या है, आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटना वश होने वाली वृद्धि। अब ऐसे करने से क्या होता है, जो करंट आ रहा है हमारे घरों में दुर्घटना हो जाएगा, हो जाएगा ना जी, आगे लग जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक ही सॉकेट दिख रहा क्या, तो एक ही सॉकेट में बहुत से विद्युत संधारित्र को संयोजित करना होता है, मतलब एक ही सॉकेट में क्या होता है, बहुत सारा संधारित्र कर देता है एक तरह से। ठीक है, फिर देखना क्या बोल रहा है। अब आता है तो पॉइंट क्या, सुरक्षा युक्ति, कैसे इसे सुरक्षा करेंगे। ठीक है, देखिएगा, तब विद्युत फ्यूज लगा कर सकते हैं हम लोग, ताकि वो बचाने का काम करेगा ना, से उड़ जाएगा तो। फिर बोला भू संपर्क तार यानी कि आर्थिक लेके काम कर सकते हैं। फिर क्या हो रहा है लास्ट में, क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी बोलते हैं हम लोग, बोला था ना अभी एमसीबी, तो एमसीबी मैंने क्या होता है, गिरने का काम करता है, उसको लाके हम लोग बचा सकते हैं। तो अपना चैप्टर यहाँ फुल्ली फाइनल हो गया, खत्म। ठीक है, और अपना पूरा फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट, आपको 10वां कराया, 11वां कराया, 12वां कराया और 13वां कराया, यही तुम्हारा फिजिक्स का चैप्टर है। बायो कराया आपको 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। केमिस्ट्री कराया तुम्हारा पहला, दूसरा, तीसरा, बस 4था, 5वां रह गया, वो भी करा देंगे। समझ में आ रहा क्या, तो उस कंडीशन में चल रहा है। तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप चाहे तो प्रश्नावली कर सकते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है। ये बोल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा दीजिए, दे सकते हैं क्या, दे सकते हैं सर जी। भारत में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, नहीं पता क्या, 50 हर्ट्ज होता है, अमेरिका में 7 होता है। आगे देखते हैं विद्युत चुंबक प्रेरण किसने खोजा था, फ्राइडे ने, नहीं पता क्या, सब आसान है। तो अपने यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये भी पढ़ लीजिए। देखिए, एक क्षण चुंबक के दिक् सूचक के पास है लाया जाता है तो इसकी सुई क्यों घूम जाती है, करंट के वजह से, समझ ना, और रुका रहेगा तो नहीं घूमेगा, ये बताया गया है। आगे देखिएगा, लघु पथन इसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। क्या होता है, कोई प्लस का तार माइनस का तार डायरेक्ट टकरा जाता है, उसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, नहीं बोलते क्या, अरे करके देख लेना घर पे, उठा जाएगा, अभी कह रहे तो उड़ा देगी। है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, एक दूसरे को प्रतिशत नहीं करते, क्यों नहीं करती है, क्योंकि 2 डायरेक्शन बन जाएगा फिर, जो कि असंभव है। नहीं बताया था क्या, नहीं बताया थे। तो अब देखिए 2-2 मार्क वाला क्वेश्चन, तो 1 नंबर का था। ये वही क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे लिखा था वो वाला, वही क्वेश्चन है। देखिए, यदि यह पृष्ठ अच्छा से पढ़ते हैं, एक आवेशित कण समान चुंबकीय क्षेत्र में एक लंबवत प्रेरित प्रवेश करता है तो कण की प्रवृत्ति क्या होगी। यदि यह पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर बल अनुभव करता है तो बता दीजिएगा, इसका उत्तर भी उसमें लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो बताइए वीडियो कैसा लगा यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लंबा क्लास है, सब धैर्य बना कर देखा कीजिए। ये मत सोचिए कि 4 मिनट वाला वीडियो देख लेंगे हो जाएगा, आप पूरा क्लास को देखिए कंटिन्यू। ठीक है,
तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए बाय। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आपके पास बुक हो गए, ठीक है। और बस दोबारा से अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लीजिए वीडियो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, ठीक है।